नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एसएन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं शिवराज सिंह राठौर, डायरेक्टर शिवांगी नर्सिंग एकेडमी, नर्सिंग ऑफिसर एम्स जोधपुर। आई वाज प्रीवियसली वर्क इन एम्स दिल्ली एज ए नर्सिंग ऑफिसर फॉर 2 ईयर। तो आप सभी का एसएन एकेडमी के धुआंधार और इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म सिलेक्शन फैक्ट्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलेगा, क्लासेस की शुरुआत करने से पहले आपका एक लिए बेटा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। एसएन एकेडमी आपके लिए बहुप्रतिष्ठित और भारी मांग को देखते हुए क्यों बेटा जो स्टूडेंट अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है बेटा। ये ऑफर जो है बेटा वैलिड है वो 31/10/2021 से लेकर 6/10/2021 तक, यानी दिवाली का स्पेशल ऑफर है बेटा, डिस्काउंट ऑफर। दिवाली का डिस्काउंट ऑफर बेटा एसएन एकेडमी की तरफ से आज ही एसएन में ज्वाइन करें। जो आपका क्रैश कोर्स बेटा अब तक 3,999 मिल रहा था, आज से और अभी से ये बैच है बेटा 2,499 में अवेलेबल है। अगर ये क्रैश कोर्स में ज्वाइन करते हो तो आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, या केवल अगर आपको सेपरेट टेस्ट सीरीज लेनी है बेटा, क्लियर है, वो भी हाई स्टैंडर्ड जो एम्स को टारगेट क्वेश्चन है बेटा, सीएचएल एक लाइक के नहीं एम्स के लिए, तो उनके लिए बेटा 1499 का। इस कोर्स की वैलिडिटी वो 60 डेज तक रहेगी बेटा। सारी क्लासें लाइव है और लाइव होने के बाद क्लासें सेव हो जाएगी। अभी भी आपके पास 20-22 दिन का समय है, 20-21 दिन का समय, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं और मेहनत करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। कि यकीन हमें है कि तुम सफल होंगे, यकीन बस तुम्हें अपने कदमों पे रखना होगा। तो मेहनत करिएगा और छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन स्पेशली उन लोगों के लिए विशेष मौका है जिन्होंने कोचिंग कर रखी है और 1-2 नंबर से हर बार रह सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन 1-1, 2-2 नंबर से जो रह रहे हैं उनको नैया पार कराने की गारंटी हमारी है बेटा। क्लियर है, ये सारी क्लासें लाइव होगी और लाइव होने के बाद सेव हो जाएगी। क्लियर है, इसके अलावा प्रीवियस वीडियो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे अब तक जो हुए, जिसमें ओटी, आईसीयू, इमरजेंसी, फंडामेंटल के इंपॉर्टेंट हाई बिल्ड क्वेश्चन, आपके साइकेट्रिक से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन, आपका पीडियाट्रिक के क्वेश्चन, एमएसएन के क्वेश्चन, आपके ओबीजी के क्वेश्चन, सीएचएन के क्वेश्चन। क्लियर है, आईसीयू, इमरजेंसी, ओटी हो गया आपका, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, फार्मा, आपका रिसर्च मैनेजमेंट, मैथ, रीजनिंग के सारे डाटा मिल जाएंगे आपको। तो शुरुआत कीजिएगा, अपने आप को अपडेट कीजिएगा बच्चों। यहाँ पे अपडेटेड करंट डाटा मिलेंगे अकॉर्डिंग टू एम्स दिल्ली पैटर्न बेटा। फ्री आपको नोट सेट एक्सेस 2021 तक क्रैश कोर्स आपको ये एक्सेस फ्री मिल रहा है। यहाँ पे 60 दिन की वैलिडिटी इस बैच को लेने वाले को। क्लियर बच्चों, 15,000 से ज्यादा एमसीक्यू विद थ्योरी सॉल्यूशन। बाद में आप चाहो तो बाकी का पेमेंट करके रेगुलर बैच के अंदर भी आप ऐड हो सकते हो। जैसे आपने 2,499 रुपए आपने पे किए, तो बाद में आप बेटा हमारी फीस जो 7,999 है, बाकी की फीस पेमेंट करके आप हमारा रेगुलर बैच भी ज्वाइन कर सकते हो बेटा। क्लियर है, स्टडी भाई सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट फैकल्टी पढ़ाएगी, ना कि स्टूडेंट पढ़ाएंगे। खुद लगे नहीं टाई बांध के पढ़ाए, स्लाइड चला के, ऐसे लोग नहीं पढ़ाएंगे बेटा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पढ़ाएंगे बेटा। डेली 4 से 5 घंटे की लाइव क्लास होगी, ओटीआईसीयू, इमरजेंसी, क्रिटिकल केयर और म्यूकर की स्पेशल क्लासें लगेगी, और साथ में आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, ई नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा जो मैं ये पढ़ा रहा हूं ना बेटा, ये सारा का सारा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ऐप में मिल जाएगा। जितने भी एमसीक्यू पढ़ाए उनकी पीडीएफ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और वीडियो बेस्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी एक ही प्लेटफॉर्म से सब, और टॉपिक वाइज एमसीक्यू है, कार्डियक के 600 है, रीनल के है, एमआई के अलग क्वेश्चन है, डिजॉक्सिन के अलग क्वेश्चन है, सिस्टम वाइज आपके। क्लियर बेटा, लगभग अभी तक होल ओवर इंडिया में 20,000 से ज्यादा सिलेक्शन है बेटा। हाल ही में कल परसों मेहमांस का जो रिजल्ट है उसमें भी 50-60 लोग सेलेक्ट हुए, तो उनको भी लख लख बधाइयां बेटा। क्लियर है, ये जो ऑफर वैलिड है बेटा 6/11/2021 तक है, फिर वापस फीस बढ़ जाएगी आपकी। बैच ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, 8368066088 पे या 8686865368 पे कांटेक्ट करें। ये सुनहरा मौका है, अभी पढ़ ले। कुछ लोग लालच में रह जाते हैं कि यार क्या पैसे खर्च करें, 20 दिन बचे, और बाद में 1 नंबर से रह जाते हैं। अरे कम वक्त 2,500 के चक्कर में 2.5 करोड़ का नुकसान खा लोगे। तो जिंदगी में एक अच्छे इन्वेस्टर बनिएगा, शिक्षा पे खर्च कीजिएगा, पैसा लौट के आएगा 1000 गुना। एक और ऑफर आपके लिए बेटा एसएन एकेडमी की तरफ से, नोट सेट टाइम 2021-22 के लिए, 21 और 22 के लिए बेटा आज ही ज्वाइन करें आप रेगुलर बैच और पाए फ्री क्रैश कोर्स। नोट सेट तक फ्री पढ़ने का मौका बेटा, और अगले नोट सेट तक यानी 2022 तक फ्री पढ़ने का। जो 3,999 का क्रैश कोर्स है और 2,499 की टेस्ट सीरीज है और 7,999 का जो रेगुलर बैच है, उनकी टोटल फीस 14,497 होती है। लेकिन एसएन एकेडमी अभी ऑफर चल रहा है बेटा, दीपावली ऑफर, ये भी दिवाली का धमाका ऑफर है। अगर ये रेगुलर बैच ज्वाइन करते हो तो इनके साथ क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज मात्र 7,999 में फ्री मिल रही है। तो अब केवल बेटा एसएन ज्वाइन करें आप। हमारी वेबसाइट, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, किसी से भी डियर, किसी भी सब्जेक्ट से आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। आप फोन पे, गूगल पे, अकाउंट पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए हमारी वेबसाइट www.shivangi-nursing-academy.com पे विजिट करें। इसके अलावा हमारा ऐप जो है प्ले स्टोर पे शिवांगी नर्सिंग एकेडमी, उसको डाउनलोड करें। वहां पे आपको कुछ फ्री टेस्ट भी मिल जाएगी बेटा लास्ट वाले सिस्टम समय में। चलिएगा, जिंदगी में सक्सेस होने की जो सबसे बड़ी बात है इस धरातल पर लिखी है, आसान है, बिल्कुल आसान है।
क्यों आसान है देखिएगा। बहुत सारे लोग पढ़ते हो, आप निराश हो जाते हो कि हमारी नौकरी नहीं लगेगी, लेकिन नहीं घबराना बेटा, पूरी दुनिया का यही असूल है। 50% लोग 30 दिन में हार मान लेते हैं, बिल्कुल फैक्ट बात है। 100 आदमी काम करना शुरू की तो 50% लोग 30 दिन में हार जाएंगे, मेरे से नहीं होगा। 30% लोग 90 दिन में हार मान लेते हैं, यानी 3 महीने के बाद मेहनत करके छोड़ देते हैं। क्लियर है। 10% लोग 6 माह में हार जाते हैं, 6 महीने मेहनत करेंगे और थक के हार जाएंगे। 5% लोग साल भर में हार मान लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो 5% आपका साल भर में हार मान लेते हैं, यानी 50 से 95% तक जो लोग है बेटा वो 1 साल के अंदर अंदर हार मान लेते हैं। लेकिन 5% लोग कभी भी हार नहीं मानते हैं, और यही वजह है कि पूरी दुनिया में 5% लोग ही कामयाब हो पाते हैं। बिल्कुल बेटा 100%। 24 कैरेट सोने की बात लिखी गई है बेटा। जिंदगी में अगर सक्सेस होना तो हार नहीं माननी है। ये नोटसेट भी आएगा, नेक्स्ट नोटसेट भी आएगा। इसके अलावा पटना एम्स की आपकी अलग से वैकेंसी आएगी, जिसका एग्जाम नोटसेट के बाद होगा। तो बड़ा खुश भरा मौसम है बेटा, मेहनत कीजिएगा, अपने सपनों को एक नई आगाज दीजिएगा। क्लियर है। अपने और अपने पेरेंट्स के सपनों के बारे में सोचेगा और उनको करके दिखाना था जिसने कहा था कि नहीं होगा आपसे, और मेहनत कीजिएगा, बिकॉज हिम्मत मर्दा तो मर्दे खुदा। और लाइफ इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट। जिंदगी में आप सोचते हो वही बनते हो। अगर आपने सोच लिया कि मैं गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनूंगा, तो कोई माई का लाल या कोई माई की लाली आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती। बस पॉजिटिव रहिएगा, मिराज वालों से और स्लाइड वालों से दूर रहिएगा। क्लियर। गवर्नमेंट एम्प्लॉय से पढ़ेगा, सिलेक्शन होगा। चलेगा बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा पढ़ाने वाला हूं। कम से कम 2 से 3 नंबर के यहां एमसीक्यू आने वाले हैं। लगभग आपको 15 लाख रुपए देने वाला हूं इस 1 घंटे की क्लास में बेटा। चलेगा बच्चों। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जिकल, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पर्पज ऑफ सर्जरी। अपन पढ़ रहे हैं प्री ऑपरेटिव नर्सिंग बेटा, डिस्कस कर रहे हैं। यहां से बहुत क्वेश्चन आता है बेटा, आईसीयू इमरजेंसी ओटी से। क्लियर बच्चों। तो प्री ऑपरेटिव नर्सिंग के बारे में बात करें अपन बेटा। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग के बारे में अपन बात करें तो अपन सर्जरी से पहले प्री ऑपरेटिव केयर क्या करेंगे अपन डिस्कस जो टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्री ऑपरेटिव नर्सिंग। क्लियर बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां से काफी क्वेश्चन आते हैं, टोटल 10-12 क्वेश्चन के नंबर आते हैं बेटा। यहाँ पे 10-12 एमसीक्यू आते हैं। बढ़िया टॉपिक है बेटा और आसानी से कर सकते हो आप इनको। देखिएगा बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जरी। सर्जरी क्या होती है बेटा? अलग अलग तरह की होती है बेटा। सर्जरी के बारे में बात करें, यहां से 1-2 क्वेश्चन बनेंगे, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं बेटा। अलग अलग पर्पज के लिए सर्जरीज होती है आपकी। क्लियर बच्चों, क्लियर है आरी बात में। और कुछ चीजें चलो हंसी मजाक से क्लास की शुरुआत करते हैं। हस्बैंड और वाइफ थे, हस्बैंड और वाइफ बातें कर रहे थे। हस्बैंड और वाइफ में बड़ा प्रेम था। वाइफ लगभग 300-400 किलो की एक स्लिम सी महिला थी। तो हस्बैंड और वाइफ में बड़ा प्यार था। तो हस्बैंड ने क्या किया, करवा चौथ का मौसम गया था अभी हाल ही में, 2-4 दिन पहले। आपकी 1 साल की लाइफ की वैलिडिटी बढ़ा दी गई थी हरिवास में। तो करवा चौथ के मौके पर सुंदर सी ड्रेस लाया अपनी पत्नी के लिए। पत्नी स्लिम सी थी, जिसका वजन मात्र 300-400 किलो था। क्लियर है। दोनों में बड़ा प्रेम था। साड़ी लाया तो बीवी ने साड़ी पहन के कहा, अजी सुनते हो मैं कैसी लग रही हूं? तो पति फालतू के लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहता था। उसने कहा बड़ी सुंदर लग रही हूं। क्लियर है। तो पत्नी और थोड़ी रोमांटिक मूड में होते हुए बोली, चलो मुझे बाहों में उठा लो और मुझे आइसक्रीम खा ली, मुझे फ्रिज तक ले सको। तो पति ने स्थिति को संभालते हुए बोला, तू यही रुक, मैं फ्रिज को यही लाता हूं। कई बार ऐसी होती तो स्थिति संभालना सीखेगा, ताकि सांसारिक जो जीवन है आपका, क्लियर है, वो डेफिनेटली अच्छा चलता रहे बेटा। क्लियर बच्चों। और ऑलरेडी बेटा काफी कोर्स हो चुका है बेटा। 20 दिन के अंदर बचा हुआ कोर्स करा देंगे। वो वीडियो रिकॉर्ड पड़े, आप उनको डबल स्पीड से देख ले। रोज अगर 7-8 घंटे भी आप बैठ जाओगे ना बेटा, मैं कह रहा हूं 200 में से 180 क्वेश्चन सीधे सीधे फंस जाएंगे, अगर आप रोज 7-8 घंटे भी अभी भी पढ़ते हो। समय खूब है, 20 दिन बहुत ज्यादा होता है, अपनी एनर्जी को लगाना है। बहुत सारे लोग बेटा 5-7 दिन में भी पढ़ के सिलेक्शन ले लेते हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ेगा बेटा। लव यू सभी को, राधे राधे बेटा सभी को। चलेगा। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पर्पज ऑफ सर्जरी। सर्जरी के क्लासिफिकेशन की बात करें, दिमाग से वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, आपकी जिम्मेदारी है बेटा। सभी फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को बुला ले। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पर्पज ऑफ सर्जरी। क्लियर बेटा। पहली सर्जरी होती है डायग्नोस्टिक सर्जरी। कुछ सर्जरीज अपन डायग्नोसिस पर्पज के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल बायोप्सीज, बायोप्सी रहता है अपन, जैसे लिवर बायोप्सी की बात करें अपन। अरे किसकी बात करें? लिवर बायोप्सी के बारे में बात करें अपन। अगर बात करें अपन लिवर बायोप्सी कर रहे हैं, तो लिवर बायोप्सी के लिए अपन बेटा लिवर बायोप्सी गन यूज करेंगे अपन बेटा। क्लियर बच्चों। सिल्वर में निडल वगैरह यहाँ पे यूज होती है लिवर बायोप्सी के लिए बेटा। आरिबास में लगभग सेमी ऑटोमेटेड गन वगैरह। लिवर बायोप्सी करें तो कंसर्न लेना, पीटीआईएनआर आपको चेक करना है, वायरल मार्कर कराने पेशेंट के, प्री ऑपरेटिव आपको जो भी केयर है वो करनी है। जब बायोप्सी कर रहे हो तो पोजीशन कौन सी देंगे? सुपाइन पोजीशन। पोजीशन कौन सी यूज लेंगे? सुपाइन। विद हैंड अंडर द हेड, अंडर द हेड। हैंड जो है आपको हेड के नीचे की तरफ होना चाहिए। क्लियर बच्चों। पोस्ट ऑफ जो पोजीशन है बेटा वो रहेगी बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट लेटरल पोजीशन। पोस्ट ऑफ पोजीशन कौन सी रहेगी? राइट लेटरल पोजीशन विद पिलो अंडर,
पिलो क्या रहनी चाहिए आपका अंडर द क्लियर बच्चों, यहाँ पे आगे बार का लीवर वाले रीजन पे क्लियर है। तो सुपाइन विद हेड अंडर द हेड लीवर बायोप्सी में, और पोस्ट ऑफ राइट लेटर पोर्शन होंगे टू कंप्रेस द ब्लीडिंग पॉइंट। पर्पज क्या है? कंप्रेस द ब्लीडिंग पॉइंट है। और अगर आपने लिवर बायोप्सी करी तो सबसे इंपॉर्टेंट है वाइटल मेजर करने, और वाइटल में सबसे ज्यादा बेटा बीपी को मेजर करना है, बिकॉज कई बार इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो तुरंत फिजिशियन को नोटिफाई करें, यानी एसेप्टिक टेक्निक से प्रोसीजर हुआ, इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। तो इस तरह से सिचुएशन डाल से आपको पोजीशन प्री और पोस्ट ऑफ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बायोप्सी अपन एक तरह से जो बायोप्सी करते हैं ये भी एक सर्जरी है, और ये किस लिए? डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं कि डायग्नोसिस बीमारी क्या है आपका। गेट माय पॉइंट क्लियर है। इसके अलावा एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी, वेरी 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 इंपोर्टेंट। एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी दो वजह से कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के पर्पज से भी, डायग्नोस्टिक के पर्पज से। एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी क्या होता है? लेप्रोटोमी वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब बताइए आप। तो लेप्रोटोमी क्या होती है? काफी क्वेश्चन बनेंगे, 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, बिकॉज एम्स में आरटीए के केस खूब आते दिल्ली एम्स में, और यहां से बेटा बहुत एमसीक्यू बनते हैं। ये कंफर्म लिखवा लो, मेरा मन कह रहा है कि क्वेश्चन आएगा बेटा यहां से। लेप्रोटोमी का क्या होगा बेटा? इंसिजन मेड इन एब्डोमेन रीजन। क्लियर बच्चों? रीजन टू एवेलुएट एब्डोमिनल और थोरेसिस या पेल्विक ऑर्गन को एवेलुएट करने के लिए बेटा आप पेल्विक ऑर्गन को भी एवेलुएट कर सकते हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन को या थोरेसिस ऑर्गन को एवेलुएट करने का अपन लेप्रोटोमी सर्जरी करते हैं। क्लियर बच्चों? इस लेप्रोटोमी सर्जरी में क्या करते हैं? एक तो चीरा लगा सकते हैं आप, सीधा इंसिजन लगाते हैं, कहां से? जीपोर्ट्स से लेके आपका सिंपाइसिस प्यूबिस तक, या अम्बिलिकस से लेके सिंपाइसिस प्यूबिस तक, या जीपोर्ट्स से लेके आपका अम्बिलिकस तक अपन अलग अलग तरह के इंसिजन लगा के करते हैं बेटा। ये जो लेप्रोटोमी जो करते हैं बेटा, वेरी 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 इंपोर्टेंट। मोस्टली जो लेप्रोटोमी की जाती है बच्चों, वेरी 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 इंपोर्टेंट, वो किसमें की जाती है? एब्नॉर्मल ट्रॉमा के केस में। एब्नॉर्मल ट्रॉमा के केस में लेप्रोटोमी सबसे ज्यादा कहां की जाती है? एब्नॉर्मल ट्रॉमा के केस में। ये एमसीक्यू आ चुका बेटा। एब्नॉर्मल ट्रॉमा में क्यों होता है बेटा? बिकॉज अगर एब्नॉर्मल ट्रॉमा हो रहा है, आप बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, सामने से आपको क्या लगी है? बचीड़ बाइक से लगी आपको, या टकरा गए आप, तो सबसे ज्यादा जो रप्चर ऑर्गन है वो होता है बेटा स्प्लीन रप्चर होता है। अरे सबसे ज्यादा रप्चर ऑर्गन कौन सा होता है? स्प्लीन रप्चर होता है बेटा। और अगर स्प्लीन रप्चर होगा तो हाईली वेस्कुलर ऑर्गन कौन है बॉडी का? ये क्वेश्चन बन गया आपका। हाईली वेस्कुलर ऑर्गन ऑफ बॉडी, बॉडी का सबसे वेस्कुलर जिसमें सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स पाई जाती है, वो कौन है बेटा? स्प्लीन। तो ये स्प्लीन रप्चर होगा। स्प्लीन रप्चर होगा तो आपकी जीआईटी रीजन में या आपका एब्डोमेन रीजन में क्या होगी? मैसिव ब्लीडिंग होगी, और पर्सन को बेटा एसाइड्स होंगे। एसाइड्स होने की वजह से क्या होगा? एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा डियर। अरे कौन सा प्रेशर? एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा। और आपको पता है कि स्प्लीन जो है वो लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन भी है, ध्यान रखना। स्प्लीन जो है वो लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन भी है, हाईली वेस्कुलर ऑर्गन भी है बेटा, और एब्डोमिनल ट्रॉमा में मोस्ट रप्चर ऑर्गन भी कौन सा रहता है? स्प्लीन रहता है बेटा। क्लियर है? इसके अलावा ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कौन है? अरे ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कौन है? स्प्लीन है। और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जो भक्षण करने वाला है वो भी कौन है बेटा? आपका स्प्लीन है। ब्लड बैंक क्यों बोलते हैं कि इसमें लगभग 1 कप 240 ml के आसपास आरबीसी, कुछ डब्ल्यूबीसी और कुछ प्लेटलेट स्टोर रहती है। और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी को डिस्ट्रक्शन भी कौन करता है? आपको स्प्लीन करता बेटा। तो अगर स्प्लीन रप्चर हुआ तो मैसिव ब्लीडिंग होगी, तो एसाइड्स होगा, एसाइड्स होगा तो एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा। नॉर्मल एब्डोमिनल प्रेशर अगर आपको कोई पूछ ले तो 5 से 13 mm ऑफ एचजी होता है बेटा। अगर ब्लीडिंग होगी तो पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड भरेगा, एसाइड्स होंगे और आपको बेटा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा। एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपके जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटेस्टाइन के कंटेंट है वो कंप्रेस होंगे, और इंटेस्टाइन के कंटेंट कंप्रेस होंगे, उसकी वजह से इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज, और इसकी वजह से बाउल नेक्रोसिस हो सकते हैं। अरे क्या हो सकते हैं? बाउल नेक्रोसिस। एंड लास्ट ईयर आपको इमेज बेस्ड और थ्योरी बेस्ड 2 क्वेश्चन बने थे बाउल नेक्रोसिस से। क्लियर बच्चों? क्लियर है डियर? क्लियर है? तो जो मोस्ट वेस्कुलर ऑर्गन है वो स्प्लीन है बेटा। लिवर से भी ज्यादा, लिवर इज आल्सो हाईली वेस्कुलर ऑर्गन बट स्प्लीन इज मोस्ट कॉमन वेस्कुलर ऑर्गन। और अगर आपको पूछे कि आई में सबसे ज्यादा वेस्कुलर कौन सी लेयर है, तो कोरोइड लेयर। आई में सबसे ज्यादा वेस्कुलर लेयर कौन सी होती है? तो कोरोइड लेयर होती है। दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। क्लियर है? तो यहां पे एब्डोमिनल आपका रप्चर होगा तो ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग होगी तो आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा, तो इसकी वजह से बाउल नेक्रोसिस हो सकता है। तो अपन इसके इमीडिएट मैनेजमेंट, अपन सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करते हैं बेटा? इमीडिएट मैनेजमेंट वाली स्थिति में तुरंत अपन क्या करते हैं बेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एब्डोमेन एनलार्जमेंट हो रहा, फ्लूइड इकट्ठा हो रहा, तो इसको अपन एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी करते हैं। अरे क्या करते हैं? एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी करते हैं। इसमें क्या करेंगे? पूरे एब्डोमेन रीजन की जो स्किन है उसको फाड़ देंगे बेटा, और गैस्ट्रिक कंटेंट को विजिबल कर देंगे। वाई? ताकि बेटा एब्डोमेन रीजन में अगर सूजन हो तो एक दूसरे को कंप्रेस नहीं करे और आपका नेक्रोसिस वगैरह नहीं हो। इज इट क्लियर और नॉट हियर? सो दिस इज ऑल अबाउट लेप्रोटोमी। यहां तक किसी को डाउट हो तो कमेंट करो, वरना आगे बात करते हैं बेटा। बताइए लेप्रोटोमी का दूसरा नाम क्या है?
लेप्रोटोमी का दूसरा नाम बेटा सीलियोटोमी भी होता है। अरे लेप्रोटोमी का दूसरा नाम क्या होता है? सीलियोटोमी। लेप्रोटोमी का दूसरा नाम क्या? ये भी क्वेश्चन बन सकता है आगे जाके, कई बार एमसीक्यू कंफ्यूज करने के लिए डाल देते हैं। सीलियोटोमी क्या बोलते हैं? सीलियोटोमी। गेटिंग माय पॉइंट? तो सीलियोटोमी बोलते हैं किसको? एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी को। क्लियर? और स्प्लीन रप्चर वगैरह का एब्डोमिनल इंजरी के केस में अपन करते हैं बेटा। अरे कोई डाउट है डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए? अब अपन बेटा वेरी 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 इंपोर्टेंट, अरे कोई डाउट है बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा। अब अपन यह बात करें, अपन सीलियोटोमी या लेप्रोटोमी कर रहे हैं, तो लेप्रोटोमी करने के बाद अपन बेटा ऑर्गन को कवर करते हैं। ऑर्गन को कवर करते हैं किससे? वेरी 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 इंपोर्टेंट, देखिएगा ऑर्गन को कवर करते हैं अपन। ये देखिएगा लेप्रोटोमी करिए बेटा अपन ने, कहना पॉइंट, ये अपन पोस्ट लेप्रोटोमी पेशेंट है। ये देखिएगा कई बार क्या होता है, एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है, तो अपन क्या करते हैं? एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी करते हैं। और लेप्रोटोमी करने के बाद बेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसको कंटिन्यू क्या करते हैं बेटा? ड्रेसिंग करते हैं, हर आपका 24 घंटे से 12 घंटे से, जैसा एच इंस्टीट्यूशन प्रोटोकॉल है। क्लियर है? और बेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ऑर्गन को बेटा एनएस से सोक रखते हैं। अपन क्या करते हैं? वेट जो आपके वेट जो गोज पीस है या गोज पेड है, उसके उपयोग से बेटा अपन क्या करते हैं बेटा? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इंटेस्टाइनल रीजन को क्या रखते हैं? मोस्ट, ताकि नेक्रोसिस नहीं हो। बहुत इंपोर्टेंट डाटा बेटा, ध्यान देना। क्लियर बच्चों? और वेरी 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 इंपोर्टेंट, ये जो कवरिंग करते हैं बेटा, इसके चारों तरफ से इस तरह से शूटरिंग भी करते हैं। बताओ, एक बैग यूज लेते हैं इसको कवर करने के लिए। क्लियर? ऊपर तो क्या करते हैं बेटा? नॉन अधेरेंट प्लास्टिक ड्रेसिंग, एक बैग का यूज करते हैं। क्लियर? और इसके ऊपर अपन वेट गोज पीस, एनएस सोक जो गोज पीस है, नॉर्मल सलाइन 0.9%, उसको अपन ऊपर रखते हैं और ड्रेसिंग कर देते हैं। वाई? ताकि नेक्रोसिस नहीं हो, बाउल नेक्रोसिस नहीं हो। इज इट क्लियर नॉट बेटा? अरे यहां तक को डाउट है तो यहां बताओ, इस बैग का नाम बताओ, बैग जो यूज करते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है आगे। क्लियर बेटा? को डाउट है? क्लियर है? तो यहां पे देखिएगा बच्चों, क्लियर बच्चों? चलेगा? क्लियर बच्चों? ये तो यहां पे बताओ कौन सा बैग यूज करेंगे, जल्दी कमेंट करो, बताइए बच्चों, जल्दी से कमेंट करो, बैग का नाम बताओ। जैसे क्वेश्चन पूछता हूं सिटी पुटी गुम, पढ़ना क्या है तो तुम जानते नहीं हो बेटा। क्लियर है? तुम्हें तो मैं बता दूं, सीएचओ की क्वेश्चन चला दूं, स्लाइड चला दूं, एक दो इमेज दिखा दूं, खुश हो जाओगे, और सर ने ये पढ़ा दिया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया नरेंद्र सिंह, बहुत बढ़िया बेटा। पहला जवाब आया यस बेटा, बगेटो बैग। वेरी 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 इंपोर्टेंट, लेप्रोटोमी को कवर करने के लिए कौन सा बैग यूज करते हैं? तो बगेटो बैग यूज करते हैं। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन बेटा। क्लियर बच्चों? छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन और बगेटो बैग। या अपन अगर ये बगेटो बैग अवेलेबल नहीं है, ये प्लास्टिक की रेपिंग होती है, तो अपन जो यूरो बैग होता है ना आपका, यूरो बैग, स्ट्राइल यूरो बैग, उसको भी अपन बेटा, यूरो बैग स्ट्राइल आता ही है, उसको फाड़ के अपन यहां चिपका सकते हैं और इस तरह से ड्रेसिंग कर सकते हैं, ताकि बेटा आपका गैंग्रीन वगैरह न हो, और वेट ड्रेसिंग करें। दिस इज नोन एज बगेटो बैग। क्लियर बच्चों? क्लियर बच्चों? क्लियर बच्चों? बैग को अपन फाड़ के इसके ऊपर अपन ड्रेसिंग कर देते बेटा, शूटरिंग कर देते। इस बैग को क्या बोलते हैं? बगेटो बैग। और लेप्रोटोमी करने के बाद जब पोस्ट इंसिजन लगाते हैं और इस तरह से अपन ड्रेसिंग लगाते थे। क्लियर बच्चों? वेक वगैरह यूज करते हैं, ये जो दे रही है वेक ड्रेसिंग, ताकि कंटिन्यू सेक्शन होता रहे। तो ये बात होगी बेटा लेप्रोटोमी। और लेप्रोटोमी इतनी कॉमन सर्जरी है, एक्सीडेंट या ट्रॉमा वाले, आईसीयू वाले मरीजों में नॉर्मल सी बात है। कह रहे पॉइंट को डाउट है? यहां तक किसी को डाउट है डियर? नेक्स्ट देखिएगा, ये जो बैग लग रहा था वो बगेटो बैग ही है डियर। यहां तक किसी को डाउट हो तो कमेंट करो, वरना आगे बढ़ जाते हैं। तो अपन लेप्रोटोमी, एक होता बेटा लेप्रोस्कोपी, ये क्या होता है? एक तो वर्ड है लेप्रोटोमी, एक वर्ड होता है लेप्रोस्कोपी। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग पढ़ रहे हैं, बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा। लेप्रोस्कोपी व्हाट इज, क्या होगा बेटा? लेप्रोस्कोपी में क्या होगा बेटा? विजुअलाइजेशन ऑफ, क्लियर बेटा, एब्डोमिनल कंटेंट। कौन से कंटेंट? एब्डोमिनल कंटेंट विद द हेल्प ऑफ लेप्रोस्कोप। लेप्रोस्कोप की मदद से एब्डोमिनल कंटेंट को विजुलाइज करना। क्लियर? अपन इंसिजन बनाते हैं, एक छोटा सा, जैसे एब्डोमिनल रीजन है तो एक होल बनाएंगे 1 से 1.5 सेंटीमीटर का, और उसके अंदर बेटा अपन क्या करेंगे? लेप्रोस्कोप इंसर्ट करके अपन क्या करेंगे बेटा? एब्डोमिनल कंटेंट को क्या करेंगे? अपन विजुलाइज करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन यह है कि अगर किसी पेशेंट की लेप्रोस्कोपी कर रहे हो तो वेरी 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 इंपोर्टेंट, गैस कौन सी यूज करोगे लेप्रोस्कोपी में? वेरी 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 इंपोर्टेंट, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, लेप्रोस्कोपी में गैस कौन सी यूज करोगे? दिमाग से वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे बेटा, बताइए। यस डियर, लेप्रोस्कोपी में CO2 गैस का यूज करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इज वेरी 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 इंपोर्टेंट, ये फेवरेट क्वेश्चन है एम्स का। क्लियर है? कॉमन भी हो गया आजकल। अपन क्या करते हैं? CO2 यूज करते हैं। एंड वेरी 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 इंपोर्टेंट, सेकंड बेस्ट गैस इज N2O। कौन सी गैस बेटा? नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी यूज करते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड।
जिसको अपन लाफिंग गैस भी बोलते हैं। अरे कौन सी गैस बोलते हैं बेटा? लाफिंग गैस भी बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। तो प्रायोरिटी CO2 और दूसरा बेटा नाइट्रस ऑक्साइड अपन। क्लियर बच्चों? अरे कोई डाउट है बच्चों? इसके अलावा किसी की क्रायो सर्जरी हो रही है तब भी N2 और CO2 गैस का यूज किया जाता है बेटा। तो नाइट्रस ऑक्साइड में बेटा लाफिंग, क्रायो सर्जरी में भी ये गैसें यूज होती है बेटा, ध्यान रखना। क्रायो सर्जरी में नाइट्रस ऑक्साइड और लाफिंग गैस भी बोलते हैं N2O को। क्लियर बच्चों? क्यों? बिकॉज बेटा 50% O2 और 50% बेटा N2O, इन दोनों का मिक्सअप दिया जाता है बेटा प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी के दौरान दिया जाता है। कब दिया जाता है? जब आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जब पेशेंट को सीवियर पेन हो रहा है, मदर की जब डिलीवरी चल रही है और सर्वाइकल डायलेशन 8 सेंटीमीटर से कम और सीवियर पेन हो रहा है, तो उसके बाद अपन क्या देते हैं बेटा? अपन एक एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक गैस देते हैं पेन किलर के रूप में, वो नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये लाफिंग गैस है और आपका एनेस्थीसिया गैस की तरह भी काम करती है। क्वेश्चन बन सकता है आगे जाके कि कौन सी गैस एनेस्थेटिक की तरह काम करती? तो N2O। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? अरे कोई डाउट है बच्चों? और इसका जो कलर है N2O का, जल्दी भैया, यस बेटा, ब्लू कलर का सिलेंडर आता है। N2O का जो कलर आता है, सिलेंडर का कलर, वो ब्लू कलर का सिलेंडर होता है। अरे सिलेंडर किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। क्लियर है? एक होती है गैस NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड बेटा, ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो क्या करती है बेटा? वेसोडायलेटर है। अरे वेसोडायलेटर है जो हीमोग्लोबिन की साइड पे बाइंड होती है और पल्मोनरी वेसोडायलेशन करती है। नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी होना आपका बेटा PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का कारण बन सकता है। एग्जैक्ट कोज तो अननोन है। क्लियर? नाइट्रिक ऑक्साइड ये वेसोडायलेटर ड्रग होती है। तो ये तो नाइट्रिक ऑक्साइड है NO, ये होता है N2 नाइट्रस ऑक्साइड, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जो है वो क्या करती है? लेप्रोस्कोपी में यूजेबल गैस है बेटा। तो ये आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है। क्लियर बच्चों? अरे यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो। अरे कोई डाउट है बच्चों? अब मेरा क्वेश्चन है बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेरा क्वेश्चन है, लेप्रोस्कोपी कर रहे हो तो पोजीशन कौन सी दोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, जल्दी से कमेंट कर दो। लेप्रोस्कोपी करते समय पोजीशन कौन सी दोगे बेटा? जल्दी कमेंट करो। जब किसी पेशेंट की बताइए बच्चों, क्लियर है? एड से रिलेटेड किसी को समस्या हो तो 8368066088 पे कांटेक्ट करें या 8686865368 पे कांटेक्ट करें बेटा। यस बेटा, अभी गैस कलर सिलेंडर में बता दूंगा। CO2 इज आल्सो गुड वेसोडायलेटर। यस, सुपाइन हाई फाउलर, सब गलत है बेटा। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। थैंक यू बेटा गोर्धन। पहला जवाब आया दीपमाला का, बिल्कुल राइट आंसर बेटा। लेप्रोस्कोपिक समय या तो ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन यूज करेंगे। अरे कौन सी पोजीशन? ट्रेंडलबर्ग, या अपन यूज करते हैं बेटा रिवर्स ट्रेंडलबर्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, ऐसे थोड़ी पूछेगा कि लेप्रोस्कोपी में गैस कौन सी होती है। ये जमाना गया, ये यहां तक डीप पढ़ना आपको, जितना आपको। और अभी ये समय है बेटा, अभी भी आपके पास 18-20 दिन का पर्याप्त समय है। पर्याप्त नींद रहे, डेंगू से बचे रहे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, कोरोना वोरोना से बचे रहे, और पूरे मन को शांत चित्त करके जो पढ़ा उसको अच्छे से पढ़ता रहे। हड़बड़ाहट में नहीं रहे। हड़बड़ाहट में क्या होगा? आप एंजाइटी में चले जाते हो, जो आ रहा है वो भी भूल जाते हो। और इस समय आपको यूं लगेगा कि मेरे को कुछ नहीं आ रहा, लेकिन बिल्कुल घबराए नहीं, एग्जाम में सब याद आ जाएगा। रिकॉल करती है मेमोरी ऑटोमेटिकली। वो 3 घंटे के प्रॉपर नींद लेनी, और कहीं विजिट करो, आप एग्जाम देने जाओ तो कम्बल अम्बल लेके जाना, सर्दी अर्दी नहीं लगे आपको। पॉइंट, अपनी तैयारी रखनी है और अपने मन को चित रखना है। अपने पेरेंट्स का सपना और उनका चेहरा दिल में याद रखो। ईश्वर को याद करो, अपने साथियों को याद करो, मिराज वालों से दूर रहो, स्लड वालों से दूर रहो, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। चलेगा? बताइए बेटा, पोजीशन कौन सी यूज करेंगे? ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। भारत में तो अजीबोगरीब खेल है। क्या होता है? कोई आदमी क्या करता है? समोसे कचौरियां खा के बीमार हो जाता है और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। फिर इसके रिश्तेदार मौसमी संतरे लेके उसके पास जाते हैं, एप्पल लेके। क्लियर है? फिर वो रिश्तेदार बाहर आके क्या करते हैं? खुद आपकी कचौरी जलेबियां खा लेते हैं हरिवास में। और ये जीवन का चक्कर है, एक बीमार होगा एक उठेगा। तो जिंदगी में समस्या आती रहेगी, जाती रहेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना बेटा? क्लियर बच्चों? क्या करना? आपको मेहनत करनी बेटा। क्लियर है? तो लेप्रोस्कोपी में पोजीशन कौन सी यूज करेंगे? ट्रेंडलबर्ग और रिवर्स बर्निंग। इसका मकसद क्या बेटा? हेमोडायनामिकली स्टेबल करना। क्योंकि ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देंगे बेटा तो वीनस रिटर्न बढ़ेगा, और वीनस रिटर्न बढ़ेगा तो प्रीलोड बढ़ेगा, प्रीलोड बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट अच्छा रहेगा बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? मेंटेन रहेगा प्रीलोड। तो लेप्रोस्कोपी में ट्रेंडलबर्ग, आसपास में ट्रेंडलबर्ग यानी पैर ऊपर सिर नीचे, या रिवर्स ट्रेंडलबर्ग सिर नीचे। ट्रेंडलबर्ग किस तरह की होती है? सिर ऊपर और पैर नीचे। सॉरी, ये तो हो गई रिवर्स ट्रेंडलबर्ग, और पैर ऊपर और सिर नीचे। ये पैर ऊपर और सिर नीचे, ये रिवर्स ट्रेंडलबर्ग। अरे कोई डाउट है बच्चों? अरे कोई डाउट है तो ये तो होगी, सॉरी ये तो होगी ट्रेंडलबर्ग। पैर आपका ऊपर और सिर नीचे ट्रेंडलबर्ग, और सिर ऊपर और पैर नीचे क्या कहलाती है? रिवर्स ट्रेंडलबर्ग। तो इस तरह की पोजीशन अपन यूज करते हैं। ट्रेंडलबर्ग में पैरों को ऊपर करना और सिर को नीचे करना है, तो वीनस रिटर्न होगा ग्रेविटी के साथ, तो हेमोडायनामिकली स्टेबल रहेगा। और रिवर्स ट्रेंडलबर्ग में क्या करना है? सिर ऊपर और पैर नीचे।
तो मोस्टली किसमें करते हैं, आईसीपी बढ़ जाता है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है तब यूज करते हैं बेटा। अरे कोट आउट है बच्चों, यहां तक कोट आउट है। नेक्स्ट देखिएगा, तो ये बात होगी बेटा लेप्रोटोमी और लेप्रोस्कोपी की। तो एक सर्जरी कई तरह की होती है, कुछ डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए होती है, अरे कुछ सर्जरी किसके लिए होती है, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ सर्जरी क्यूरेटिव टाइप की होती है, एक्ससाइजन ऑफ ट्यूमर एंड इन्फ्लाम्ड अपेंडिक्स। अरे बात में आपके क्यूरेटिव का मतलब जैसे अपन पूरे ट्यूमर को एक्ससाइजन कर देते हैं, क्लियर बेटा, पूरे ट्यूमर को एक्ससाइजन कर सकते हैं अपन, कर माय पॉइंट, क्लियर बच्चों। जैसे किडनी कैंसर तो पूरी किडनी को निकाल दो। अरे बात में अरे कोड आउट है बच्चों, एक वर्ड होता है बायोप्सी और एक होता बेटा ऑटोप्सी, दोनों में अंतर क्या है, बायोप्सी और ऑटोप्सी में अंतर क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द बायोप्सी? बायोप्सी में तो अपन क्या बता, अपन सिंगल पीस यूज करते हैं बेटा, छोटा सा टुकड़ा यूज करते हैं, क्लियर बच्चों, छोटा सा टुकड़ा यूज करते हैं बेटा, क्लियर है। और ऑटोप्सी में क्या करते हैं, इसमें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की लेते हैं बायोप्सी, और ऑटोप्सी बेटा डेड होने के बाद मरने के बाद अपन डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए अपन यूज करते हैं ऑटोप्सी, क्लियर बेटा, पोस्टमार्टम जिसको अपन बोलते हैं एक तरह से, क्लियर है डियर। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा, नेक्स्ट देखिएगा। कुछ रिपेरेटिव सर्जरी होते हैं जैसे मल्टीपल वुल्ड को रिपेयर कर रहे हैं अपन, कुछ रिकंस्ट्रक्टिव या कॉस्मेटिक सर्जरी होते हैं जैसे मेमोप्लास्टी, फेसलिफ्ट वगैरह हो गया। कुछ सर्जरी पैलिएटिव होती है, कैसी होती है पैलिएटिव, रिलीफ पेन और करेक्ट प्रॉब्लम, फॉर इंस्टेंट गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब मे बी इंसर्टेड टू कंप्रेस द इनएबिलिटी टू स्वेलो फूड। अरे बस पैलिएटिव सर्जरी, जैसे किसी को आपका ओडिनोफेजिया की प्रॉब्लम है, आपका कौन सी प्रॉब्लम है बेटा, अरे कौन सी प्रॉब्लम है, कैंसर और का गले वाले में फेरिंग से कैंसर है, तो अपन क्या करते हैं उसको गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब डाल देते हैं ताकि खाना नहीं खा पा रहा तो यहां से ले ले बेटा। तो ये एक तरह से कैसी पैलिएटिव सर्जरी। और पेन जो है बेटा वो टर्शियरी लेवल के प्रिवेंशन में आता है, पेन, इज इट क्लियर और नॉट बेटा, क्लियर बच्चों, यस बेटा। ऑटोप्सी जो है वो डेड पर्सन की ली जाती है, आदिवास में मरने के बाद डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए। तो ये कई तरह की आपकी सर्जरीज होती है बेटा, इस बात को ध्यान रखना। अब सर्जरीज आपका समय के आधार पे, यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा, आपको भी लग रहा है कि थोड़ा बोरिंग टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी आता बेटा, क्लियर बच्चों। अरे कोई डाउट है बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जरी अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ अर्जेंसी। सर्जरी कई तरह की होती है बेटा, देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इमरजेंट सर्जरी, क्लियर बच्चों, उनको तुरंत सर्जरी की जरूरत है विदाउट डिले, जैसे किसी को सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, ब्लैडर और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, फ्रैक्चर स्किल है, गन शॉट इंजरी है और एक्सटेंसिव बर्न है, तो तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी विदाउट डिले। क्या कहलाता बेटा, यानी 1-2 घंटे के अंदर ही सर्जरी होनी चाहिए, क्या कहलाता है इमरजेंट। दूसरी सर्जरी होती है अर्जेंट, उनको थोड़ा आपको 24 से 30 घंटे में सर्जरी करनी पड़ेगी, जैसे किसी को गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन है, किडनी या यूरेट्रल स्टोन हो रखा बेटा, ऐसी कंडीशन में, क्लियर। रिक्वायर सर्जरी, क्लियर, सर्जरी के जैसा प्लान विद इन फ्यू वीक और मंथ, तुरंत करने चाहिए, जैसे किसी को बीपीएच है, थायराइड डिसऑर्डर है, कैटरेक्ट वगैरह, तो तुरंत सर्जरी करें आप, लगभग 1-2 सप्ताह के अंदर अंदर। इलेक्टिव सर्जरी प्लान सर्जरी होती है, क्लियर है, आरिवास में, जिसके अंदर रिपेयर ऑफ स्कार, सिंपल हर्निया, वेजिनल रिपेयर वगैरह आते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ऑप्शनल सर्जरी पेशेंट की इच्छा पे डिपेंड हो, जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी करनी है, किसी का नाक टेढ़ा बैठा है तो उस हिसाब से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समय ध्यान रखना, इमरजेंट को इमीडिएट करना पड़ता है और अर्जेंट को अपन 24 से 30 घंटे यानी 1 दिन तक ही डिले कर सकते हैं, क्लियर है। रिक्वायर्ड को अपन 1 वीक 1 महीने तक डिले कर सकते हैं, इलेक्टिव फिजिशियन की अवेलेबिलिटी के आधार पर होती है बेटा। वैसे क्लियर नो, तो ये अलग अलग तरह की सर्जरी होती है। अब सर्जरी करते हैं तो अपन बहुत अलग अलग तरह के इंसिजन लगाते हैं बेटा, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा टाइप ऑफ इंसिजन सर्जरी के अंदर बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्लियर बच्चों। सर्जरी के अंदर अपन अलग अलग तरह के इंसिजन लगाते हैं, देखिएगा बच्चों, अगर इस तरह का इंसिजन लगा रहे हैं, ये वाला जो इंसिजन है बेटा लेफ्ट साइड में, इस इंसिजन को क्या बोलते हैं, कोचर इंसिजन, कोचर इंसिजन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और एक गाल ब्लैडर सर्जरी में यूज करते हैं अपन, अरे किसमें, गाल ब्लैडर की सर्जरी में। और एक आती है बेटा कोचर फोर्सेप्स, एक क्या आती है, कोचर फोर्सेप्स। कोचर जो फोर्सेप्स यूज करते हैं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमनियोटोमी करने में यूज होते हैं बेटा। कोचर जो फोर्सेप्स है वो एमनियोटोमी करने में यूज लेते हैं बेटा। और एमनियोटोमी करने के बाद आपको नर्स का प्रायोरिटी रोल क्या, एफएचएस असिस्ट करना, फीटल हार्ट साउंड को असिस्ट करना आपका प्राइमरी रोल है बेटा, क्लियर है। इसके अलावा सेवरन सर्जरी कर सकते हैं बेटा, क्लियर बच्चों, सेवरन सर्जरी। इसके अलावा मर्सिडीज बेंच टाइप की सर्जरी अपन कर सकते हैं बेटा। इस तरह का इंसिजन ट्रांसवर्स कहलाता है, ये बीच में लगना मीडियन कहलाता है आपका। आरिवास में ये नीचे की तरफ जो इंसिजन लग रहे हैं उसको फेनेस्ट्रियल इंसिजन बोलते हैं, फेनेस्ट्रियल इंसिजन। और ये एलएससीएस में और आपका हिस्टेक्टोमी के केस में अपन यूज करते हैं बेटा फेनेस्ट्रियल इंसिजन। इसके अलावा रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन, आपका राइट साइड में इंसिजन लगाते हैं, अगर आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपका रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन, अगर आपको क्या करना है, पेशेंट को ब्लैडर से सॉरी इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो, क्लियर है। इसके अलावा लेंज और गार्डियन और मेक बर्नी पॉइंट का जो इंसिजन लगाते हैं वो अपन कहां यूज करते हैं बेटा, अपेंडेक्टोमी करने के लिए यूज करते हैं,
किसके लिए, अपेंडोक्टोमी के लिए यूज करते हैं। तो कुछ इंसिजन मैंने बताया, मर्सिडीज बेंज इंजेक्शन, सेवरोन इंसिजन, इस तरह के। इसके अलावा बेटा वेरी इंपोर्टेंट रूफ टॉप, ये इस तरह का जो इंसिजन होता है इसको रूफ टॉप इंसिजन भी बोलते हैं। क्लियर, लीवर की सर्जरी करते हैं तो अपन अलग अलग तरह के अपन क्या कर सकते हैं बेटा, इंसिजन लगा सकते हैं पेट पे। तो ये टाइप ऑफ इंसिजन भी आपको पूरा ध्यान रखना बेटा। क्लियर है। अब सर्जरी, क्लियर बेटा, पेशेंट सर्जरी के लिए फिट है कि नहीं है, पेशेंट को सर्जरी करनी है कि नहीं बेटा, उसको अपन ने बेटा वेरी इंपोर्टेंट आरी बात बेटा, अमेरिकन एनेस्थीसिया एसोसिएशन बेटा, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजी, इन्होंने क्लासिफाइड किया कि सर्जरी अलग अलग क्लासिफाइड है कि सर्जरी के जब पहले पेशेंट को असिस्ट करते हैं तो ये पैरामीटर आपको चेक करना है बेटा। ये पैरामीटर डेफिनेटली आपको क्या करने हैं, चेक करने हैं डियर। कोई डाउट है, देखिएगा, अगर एएसए फर्स्ट है तो नॉर्मल हेल्थी पर्सन सर्जरी के लिए ले लो, एएसए सेकंड है तो माइल्ड सिस्टमेटिक डिजीज है मरीज को, एएसए थर्ड है तो सीवियर सिस्टमेटिक डिजीज का इंडिकेशन है, एएसए फोर्थ तो सीवियर सिस्टमेटिक डिजीज है दैट कांस्टेंट थ्रेट टू लाइफ, एएसए फिफ्थ है तो बेटा मोरबाइंड है, नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव विदाउट ऑपरेशन आरिबास में, और एएसए सिक्स्थ है डिक्लेयर ब्रेन डेड। तो क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा, अगर कोई ब्रेन डेड मरीज है उसके लिए एएसए क्लासिफिकेशन पीएस क्लासिफिकेशन सिस्टम के थ्रू कितने रैंकिंग पे रखते हैं, तो सिक्स्थ पे, और तुरंत सर्जरी करनी पड़े, सर्वाइव नहीं कर सकता सर्जरी के बिना, तो उसे ऐसे फिफ्थ पे रखते हैं बेटा। तो बच्चों तो ये थोड़ा आपको देखना बेटा। नेक्स्ट, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग इज अ नर्सिंग स्पेशली दैट वर्क्स विद पेशेंट हु आर हैविंग ऑपरेटिव और अदर इन्वेजिव प्रोसीजर। अब देखिएगा प्री ऑपरेटिव फेज में पीरियड ऑफ टाइम कंस्टिट्यूट अलग अलग फेज होते हैं बेटा, प्री ऑपरेटिव फेज होता है, इंट्रा ऑपरेटिव फेज और पोस्ट ऑपरेटिव फेज होता है ऑपरेशन थिएटर में। तो प्री ऑपरेटिव फेज के अंदर बेटा क्लियर पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम व्हेन द डिसीजन ऑफ द सर्जिकल इंटरवेंशन इज मेड टू व्हेन द पेशेंट इज ट्रांसफर्ड टू ए ऑपरेटिंग रूम। आरिबास में प्री ऑपरेटिव फेज कहां से कहां तक होता है, फिजिशियन ने सर्जरी का प्लान किया आरिबास में, और प्लान करने से लेके पेशेंट को अपन बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओटी में शिफ्ट कर देते हैं। ये जो सारा टाइम इंटरवल है 2 दिन 3 दिन जो भी लगता है इसके अंदर, किसी की 10 दिन पहले प्लान हो जाता है, किसी का 24 घंटे, किसी का इमीडिएट प्लान होता है, समय अलग अलग है। तो सर्जरी की प्लान से लेके पेशेंट को ओटी शिफ्ट करने तक का समय किसमें आता है, प्री ऑपरेटिव फेज में बेटा। और यहीं पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट पेशेंट की डिस्चार्ज प्लानिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। डिस्चार्ज प्लानिंग प्री ऑपरेटिव फेज में अगर ये नहीं है और ऑप्शन में क्या लिखा है, एडमिशन के दौरान, तो जो डिस्चार्ज प्लानिंग है या तो पेशेंट का एडमिशन बनाते हैं उस समय स्टार्ट करनी चाहिए, या प्री ऑपरेटिव फेज में अगर सर्जरी के लिए एडमिट हो तो प्री ऑपरेटिव फेज से स्टार्ट करना, पर मोस्ट प्रोबेबली एडमिशन के समय उसकी डिस्चार्ज प्लानिंग शुरू हो जानी बेटा। इस फेज में आप क्या करोगे बेटा, इनिशियल प्री ऑपरेटिव असेसमेंट करने आपको बेटा, पेशेंट को वेरीफाई करना, एनपीओ स्टेटस मेंटेन करना, डिस्कस रिव्यू करना आपको, डिस्चार्ज प्लानिंग बाय असेसिंग पेशेंट नीड टू पोस्ट ऑपरेटिव ट्रांसप्लांटेशन, पेन वगैरह के बारे में अपन बताना बेटा। तो अपन प्री ऑपरेटिव फेज में क्या क्या केयर करेंगे बेटा, देखिएगा आपका समय चल रहा है प्री ऑपरेटिव टाइम, क्या बेटा प्री ऑपरेटिव टाइम, प्री ऑपरेटिव बेटा अपने को क्या करना बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको बेटा ऑपरेशन प्री ऑप नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, उन प्री ऑप नोट्स को क्या करना बेटा, आपको फॉलो करना है। अरे प्री ऑप नोट्स को क्या करना बेटा, फॉलो करना आपको आरिबास में। इसके अंदर सबसे जो पहली बात आती है प्री ऑप नोट्स करते तो बेटा, क्या बच्चों आरिबास में पहले तो डेट डिसाइड करनी है पेशेंट की, कि डेट क्या है और पेशेंट को इन्फॉर्म करना है, डेट के अकॉर्डिंग पेशेंट को इन्फॉर्म करना है। क्या बच्चों, अरे कोई डाउट है, कोई डाउट है बच्चों, क्लियर है। एएसए का मतलब अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजी बेटा, क्लियर ऑन बेटा, अरे कोई डाउट है डियर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डिसाइड करनी है डेट बेटा, क्लियर बच्चों। फिर उसके बाद डेट डिसाइड करने के बाद पेशेंट को वेरी 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 इंपॉर्टेंट एनपीओ रखने की हिदायत देते हैं। अरे पेशेंट को किसकी बेटा, एनपीओ रखने की हिदायत देते हैं। मोस्ट कॉमनली जो सर्जरी होती है उसको बेटा मिडनाइट फास्टिंग शुरू करते हैं अपन, मतलब कल सर्जरी है तो आज रात को 12 बजे, मोस्टली मरीजों में 12 बजे के आसपास, कुछ मरीजों में 2 बजे के आसपास, गेट माय पॉइंट, एनपीओ रखना है। तो बच्चों कौन सी डाइट कब होल्ड करती है वो अपन जानेंगे बेटा। कंसेंट लेना आपको पेशेंट का, क्या लेना है, कंसेंट लेना है आपको, पीटीआईएनआर चेक करना है, वायरल मार्कर चेक करना है बेटा, क्लियर है, एएसटी करना है, ये सारे के सारे अपने को क्या करना है बेटा, अपने को यहाँ प्री ऑपरेटिव फेज के अंदर अपने को करना है। क्लियर बच्चों, तो आपकी जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्री ऑपरेटिव फेज जो शुरू हो रही है बेटा, यहाँ पे बेटा अपन इनिशियल प्री ऑपरेटिव असेसमेंट शुरू करेंगे, पेशेंट के वाइटल वगैरह चेक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इसको, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा बताने वाला हूँ। क्लियर, वेरीफाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्जन स्पेसिफिक प्री ऑपरेटिव ऑर्डर, लाइक बाउल प्रिपरेशन करनी है प्री ऑपरेटिव, आपको शोवर करना है, स्किन प्रिपरेशन करना है, एनपीओ स्टेटस, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी अगर आपको चेक करनी है बेटा, डिस्कस द रिव्यू एंड एडवांस डायरेक्टिव डॉक्यूमेंट, बिगिन डिस्चार्ज प्लानिंग बाय असेसिंग, अपन यहीं पे डिस्चार्ज प्लानिंग शुरू करेंगे बेटा। तो सबसे पहले आपको डिसाइड कर दिया आपने सर्जरी का, पेशेंट को एनपीओ रखना है, कंसेंट वगैरह लेना। अब कंसेंट की बात चल रही है बेटा, सबसे पहले बात करते हैं अपन कंसेंट के बारे में, कुछ पढ़ लेते हैं। कंसेंट जो लेना है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सहमति होती है पेशेंट की
उसको बेटा कंसेंट, जब पेशेंट पूरी तरह से होश में हो, कोई कंसेंट लेने से पहले उसकी सेडेटिव वगैरह सब बंद करनी है पेशेंट की। आरी बात में पेशेंट पूरी तरह से होश में होना चाहिए, तब जाके आपको कंसेंट लेना है। ऐसा नहीं कि नशे में यार आपने कंसेंट ले लिया तो आप लीगली, और कंसेंट लेना और प्री ऑपरेटिव जो लीगल बात है उन सब के प्रति नर्सेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको सारा नॉलेज होना चाहिए, वरना उसमें केस लग सकता है, ध्यान रखना। तो फिजिशियन का जो ऑर्डर है बेटा, वो फिजिशियन का काम है क्या करना बेटा, आपको कंसेंट लेना, क्लियर है। लेकिन उसको चेक करना कि कंसेंट हुआ कि नहीं हुआ, बिकॉज नर्स इज एज ए विटनेस। नर्स कई बार केसेस में विटनेस की तरह होती है, तो कंसेंट को हुआ कि नहीं हुआ उसका चेक करना किसका काम है, नर्स का बेटा। तो कंसेंट लेना काम किसका, फिजिशियन का। अब कंसेंट कौन दे सकता है, नॉर्मल पर्सन होना चाहिए बेटा, टीपीपी ओरिएंटेड होना चाहिए, नो सेडेटिव इफेक्ट में होना चाहिए, वो कंसेंट दे सकता है, क्लियर है। अगर पेशेंट डिसओरिएंटेड है और सेडेशन के इफेक्ट में, तो सेडेशन को रोके, जब उसको होश में आ जाए तो पूरी तरह से उसको समझाने के बाद कंसल्ट में क्या करना, आपको क्या क्या बाधाएं हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, पेन कैसे मैनेज करोगे, पोस्ट ऑपरेटिव प्री ऑपरेटिव क्या कह रहा है, सर्जरी में क्या करेंगे, कितना पैसा खर्च होगा, वो सारी बातें बतानी होती है बेटा, क्लियर है। तो पेशेंट को कॉन्शियस नहीं है तो पेशेंट को कॉन्शियस होने के बाद ले। अगर पेशेंट ज्यादा ही अनकॉन्शियस है, आरिवास में नहीं दे सकता, तो उसका बेटा वेरी इंपॉर्टेंट लीगल गार्जियन, या तो उसके लीगल गार्जियन या उसके पेरेंट्स या उसकी वाइफ या जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, कौन सा रिलेटिव, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव आपकी कंसर्न देगा बेटा, क्लियर है। कंसर्न देने का काम है बेटा, क्लियर है, क्लियर बच्चों। अगर कोई पेशेंट अगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंटली रिटार्डेड है, मेंटली रिटार्डेड है पेशेंट, तो उसका जो कंसेंट है बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसका कंसेंट जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कौन देगा, उसके लीगल गार्जियन देंगे। कौन देंगे, लीगल गार्जियन देंगे आरिबास में, या उसके पेरेंट्स देंगे बेटा कंसेंट। अगर पेशेंट मेंटली रिटार्डेशन और सर्जरी करनी है, या पेशेंट को बेटा आपका मैनिक पेशेंट है या साइकेट्रिक पेशेंट है, तो ऐसे केसेस में, क्लियर बच्चों। अगर नॉर्मल पर्सन है आरिबास में और उसकी एज 18 साल से कम है, 18 साल से कम है, उस स्थिति में भी उसके लीगल गार्जियन या उसके पेरेंट्स उसकी कंसेंट देंगे बेटा, क्लियर बच्चों। लेकिन अगर इमरजेंसी कंडीशन है बेटा, आप समझना मेरी को, ये तो आप बता सकते हो 18 साल से कम है तो उसके माँ बाप या उसके लीगल गार्जियन आपको कंसेंट देंगे। 18 साल से ऊपर है, अरे किससे ऊपर, 18 साल से ऊपर है और पेशेंट होश में तो खुद दे सकता है, उसकी वाइफ उसके लीगल गार्जियन वगैरह देंगे। सर्जरी में तो उसके गार्जियन से लेना बेटा, क्लियर है। आरिबास में कंसेंट जो है, अगर इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी, किसी की हेड इंजरी होगी भाई, कोई रिलेटिव आसपास नहीं है, अकेला घूमने गया था, हेड इंजरी होगी, हॉस्पिटल में आया, तुरंत सर्जरी करनी है, उस स्थिति में बेटा, इमरजेंसी सर्जरी वाली स्थिति में, अरे कौन सी स्थिति में बेटा, इमरजेंसी सर्जरी वाले में। हंस बेटा, रिंकी निशाद आपका कमेंट पढ़ रहा हूं बेटा, क्लियर बच्चों, यहां तक डाउट है तो पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा आप, क्लियर बच्चों। तो इमरजेंसी सर्जरी, कौन सी सर्जरी बेटा, इमरजेंसी सर्जरी है। तो इमरजेंसी जो सर्जरी है, इस स्थिति में बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको वहां कंसेंट तो नहीं लेना, नो नीड टू कंसेंट, पर सर्जरी करनी है। लेकिन इस दौरान एक क्वेश्चन आ चुका बेटा, अगर इमरजेंसी सर्जरी कर रही है, इस दौरान कैसे भी करके टेलीफोनिकली फैक्स से उसके लीगल गार्जियन या उसके पेरेंट्स से बेटा आपको कंसेंट लेने का पूरा प्रयास करना है। ये क्वेश्चन आ चुका बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी मरीज का एक्सीडेंट हुआ, पेशेंट को एक्सीडेंट हुआ, इमरजेंसी में आया, सर्जन ने उसकी इमरजेंसी सर्जरी करी, लेकिन क्या उसके बाद कंसेंट नहीं लेना, कंसेंट बाद में भी ले सकते हैं। या जिस समय पेशेंट को ओटी में लिया, उस दौरान सर्जन अगर सर्जरी कर रहा है तो उसके पास अगर कोई एफिडेविट है, विटनेस है, मोबाइल नंबर है, या किस थाने का है, उस पर्टिकुलर फोन पुलिस स्टेशन को या आपकी थाने की चौकी को, आपके पास जो हॉस्पिटल उसमें जो चौकी होती है मोस्ट ऑफ हॉस्पिटल में, टर्शियरी केयर सेंटर में, तो वहां इंफॉर्म करना है। और जैसे भी अगर फोन लग जाए, फैक्स भेज के कैसे भी कोशिश करना कि आपको क्या करना है, आपको कंसल्ट लेना है, करना पॉइंट, क्लियर बच्चों। आपको कंसल्ट लेने का पूरा प्रयास करना, नहीं हो रहा तो बात अलग है, लेकिन कोशिश पूरी करनी और उसका विटनेस होना चाहिए कि देखो मैंने यहां फोन किया, ये फैक्स भेजा, वहां से रिप्लाई आ जाए तो ठीक है, वरना टेलीफोनिक हो जाए तो ठीक है, वरना सर्जरी तो करनी है, पेशेंट को मरने थोड़ी देना है, कैडमा पॉइंट। एक और चीज ध्यान बेटा, अगर पेशेंट वांडरिंग पेशेंट है, साइकेट्रिक पेशेंट है, वांडरिंग पेशेंट है और उसका कोई लीगल गार्जियन नहीं है, तो आपके लोकल एरिया का जो मजिस्ट्रेट है, लाइक मजिस्ट्रेट कौन होता है बेटा, आपका लोकल एरिया का जो उप जिला कलेक्टर कलेक्टर है, या जो लोकल एरिया का जो मजिस्ट्रेट है, वो भी कंसर्न दे सकता है अगर पेशेंट के साथ साइकेट्रिक पेशेंट है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना सर्जरी वाले इमरजेंसी वाले केस में। क्लियर हो बेटा, अरे कोई डाउट है बच्चों, यहां तक थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो कंसेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लीगल लायबिलिटी है बेटा आपका, गेट माय पॉइंट। नेक्स्ट देखिएगा, इन्फॉर्म कंसेंट, क्लियर है। इसके अलावा सर्जरी का प्लान करें तो डीप ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में बताना है, डीप ब्रीथिंग पोस्ट ऑपरेटिवली, जैसे हपल कप एक्सरसाइज, हपल कप एक्सरसाइज। हपल कप एक्सरसाइज में क्या बेटा, टू लूज द
चेस्ट सिक्रेशन को लूज करने के लिए हफल कर्व एक्सरसाइज में क्या करेंगे, डीप ब्रीथिंग लेंगे और 3 बार खांसते समय 3 बार खांसते हुए 3 बार खांसते हुए आपको छोड़ना बेटा, आपका लूज द चेस्ट सिक्रेशन। तो हफल कप एक्सरसाइज वगैरह के बारे में अपने को बताना बेटा। इसके अलावा इंसेंटिव स्पायरोमेट्री का यूज प्री ओपी बता देना ताकि पोस्ट ऑप इजीली रहेगा। क्लियर बताओ, क्लियर है। एक्सरसाइज वगैरह और मूवमेंट के बारे में आपको बताना है, सारी उसकी आपका बेटा डेंचर और आपकी बेटा ज्वेलरी उसको रिमूव करना बेटा। आरी बात में अगर आपकी बेटा वेरी 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 इंपोर्टेंट डेंचर लगा रखे आर्टिफिशियल तो रिमूव करना, ज्वेलरी अगर रिमूव नहीं हो रही है तो उसको बेटा क्या करना, वेरी 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 इंपोर्टेंट, अच्छे से टेप से कवर करना है। अच्छे से किससे कवर करना बेटा, टेप से कवर करना बेटा। अरे कोई डाउट है बच्चों, ओटी के क्लॉथ पहनाते आपको, आईडी मार्क लगाना आपको बेटा। क्लियर बच्चों, आइडेंटिटी ब्रासलेट पहनना बेटा, सर्जिकल साइट को मार्क करना, वेरी 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 इंपोर्टेंट। ये और ध्यान रखना बेटा, पेशेंट जब वार्ड में होगा ओटी में शिफ्ट होने से पहले सर्जिकल साइट मार्किंग हो जाएगी बेटा। आईवी लाइन लगानी है बेटा। और मोस्ट कॉमनली जो होती है बेटा आपका 18 गोज का या 16 गोज का केवला यूज करते हैं, भी ध्यान रखना बेटा। मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब यूज करनी है आपको बेटा। पेशेंट का कंफर्ट इंश्योर करना बेटा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना बेटा और पेशेंट को शिफ्ट करना है। इसके अलावा कुछ अपन यहां पे बेटा एएसटी करेंगे, एनपीओ रखना मरीज को। एनपीओ जो रखना बेटा, अगर लिक्विड डाइट है, फुल क्लियर लिक्विड डाइट है, वो क्लियर लिक्विड जो डाइट है डियर वो 2 आवर्स पहले स्टॉप करनी है। अरे मेरी बात समझ रहे, क्लियर लिक्विड डाइट कितने, 2 आवर्स पहले। क्लियर बेटा, फुल लिक्विड डाइट या ब्रेस्ट मिल्क अगर पी रहा बच्चा तो बेटा इसको 4 घंटे पहले। क्लियर बच्चों, क्लियर लिक्विड डाइट ले, पानी आनी पिला सकते हैं आप 24 घंटे तक। अरे बच्चों 2 घंटे से पहले तक फुल लिक्विड या ब्रेस्ट जो है आपका वो फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग है, वो 4 घंटे पहले स्टॉप करना है। मिल्क जो है बेटा बताइए, मिल्क किसके अंदर आता है, क्लियर लिक्विड के अंदर का फुल लिक्विड में। मिल्क कब विदहोल्ड करोगे, मेरा क्वेश्चन ये बेटा। क्लियर है। सॉलिड जो फूड है आपका, सॉलिड और सेमी सॉलिड वगैरह, वो 6 से 8 घंटे पहले आपको स्टॉप करना है। मेरा क्वेश्चन है कि मिल्क जो है वो कब स्टॉप करना है, वेयर इज द मिल्क स्टॉप। क्लियर बच्चों, अरे बताइए बच्चों। बताइए बच्चों, जब तक कमेंट कीजिएगा, मिल्क को कितने घंटे पहले स्टॉप करना है। मेरा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मिल्क को कब स्टॉप करना है बताइए। यस बेटा, वेरी 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 इंपोर्टेंट। मिल्क को 4 से 6 घंटे, लगभग 6 घंटे पहले बंद करना है। बिकॉज मिल्क क्या होता है बेटा आपका, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आपका स्टोमक में जाता है और बेटा कोगुलेट होता है, आपका गट्ठा सा बना देता है, तो पेट जल्दी से खाली नहीं होता। तो मिल्क को आपको लिक्विड डाइट है, फुल लिक्विड डाइट है, लिक्विड आरिवास में बेटा, तो ये मिल्क वगैरह 4 से 6 घंटे पहले रोकना है। आरिवास में 2 घंटे, अब तुम कहोगे लिक्विड है 2 घंटे पहले, तो मिल्क क्लियर लिक्विड नहीं है, फुल लिक्विड है। ये स्टमक में जाएगा और चेट बनाएगा, आपका गांठ सा बन जाएगा, तो पेट को खाली नहीं होने देगा आपको। क्लियर बच्चों। और एनपीओ रखने का पर्पज क्या, तो टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। अरे पर्पज क्या बेटा, एस्पिरेशन को रोकना बेटा। क्लियर बच्चों। इसके अलावा पार्ट प्रिपरेशन आपको करना बेटा, गोवन वाला रेजिया या जहां पे सर्जरी उस हिसाब से बेटा। आजकल बेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट, हालांकि वेरी 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 इंपोर्टेंट, पार्ट प्रिपरेशन आपको पूरी तरह से करना बेटा। क्लियर है। प्री ऑप केसेस में आपका पेशेंट को वार्ड से शिफ्ट करने से पहले। अरे कोई डाउट है डियर, कोई डाउट है डियर। क्लियर बच्चों, क्लियर बच्चों। और पार्ट प्रिपेयर करने से बेटा आजकल बेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अपन बेस्ट जो मानते बेटा ट्रिमिंग जो मशीन होती है बेटा, ट्रिमर्स, उससे आपको पार्ट प्रिपेयर करना कंपेयर टू ब्लेड। क्योंकि ब्लेड में क्या होता है, कट लगते हैं बेटा। ये क्वेश्चन बन सकता है बेटा, पार्ट प्रिपेयर करना तो ब्लेड का आजकल यूज बंद कर दिया। वाई, बिकॉज ब्लेड से क्या होता है बेटा, कई बार कट जाता है तो आपका बेटा स्किन ओपन हो जाती है, तो इन्फेक्शन का खतरा है सर्जरी के दौरान। तो बेस्ट क्या रहती है, ट्रिमिंग करनी है बेटा, जो आपकी ट्रिमिंग मशीन आती है उससे करनी है बेटा। क्लियर बच्चों। इसके अलावा कई बार ऑन टेबल ट्रिमिंग भी करते हैं अपन, कई जैसे किसी की पेशेंट की बियर्ड हटानी है, दाढ़ी वगैरह हटानी है, तो ऑन टेबल आपको ट्रिमिंग भी कर सकते हैं बेटा। अरे कोई डाउट है बच्चों, ऑन टेबल आपको क्या करनी है बेटा, ट्रिमिंग भी करनी है बेटा। क्लियर बच्चों। इस घटना को क्या बोलते हैं, ऑन टेबल क्लिपिंग। या कई बार क्या करते हैं, अगर दाढ़ी नहीं हटाना चाह रहा है तो ऑन टेबल क्लिपिंग भी करते हैं बेटा। ऑन टेबल क्लिपिंग भी यूज करते हैं अपन पार्ट प्रिपरेशन में। ये थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट डाटा है, छोटे छोटे डाटा है, लेकिन यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बनता, लेकिन घुमा के 4-5 सिचुएशन डाल के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है प्री ऑप में। क्लियर हो नो बेटा, क्लियर है डियर। नेक्स्ट देखिएगा। अरे कोई डाउट है बच्चों, ट्रिमिंग वगैरह आपको यूज नहीं करना। हाँ, डायबिटीज वाले मरीजों में ब्लेड यूज नहीं करनी बेटा, कट लग जाता है तो वुंड नहीं हील नहीं होता है। ऐसे क्लियर है नोट बेटा। इसके अलावा आपको ड्रग की एएसटी करनी है बेटा, और एएसटी तो करनी है, वो किस किस की करनी है, मोस्टली आपके लिग्नोक्वेन की एएसटी करनी है। मोस्ट कॉमन जो ड्रग चलती है सेप्ट्रोक्सोन, उसकी एएसटी करनी है। इसके अलावा ऑगमेंटिन का प्रिस्क्राइब किया तो ऑगमेंटिन की एएसटी करनी है बेटा।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एएसटी लिग्नोकेन की हुई है, सेप्ट्राक्सोन की, ऑगमेंटिन की आपको, तो एएसटी करनी है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और एएसटी में 0.1 ml अपन इंट्राडर्मल रूट से अपन क्या करते हैं बेटा, 0.1 ml अपन इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं एनएस में डाइल्यूट करके, जिसमें डाइल्यूट करना आपको डाइल्यूशन आ रहा था, क्लियर है। और रिएक्शन चेक करनी है, रिएक्शन करनी है, व्हील साइज को देखना 30 मिनट के बाद। अगर कोई ड्रग रिएक्शन कर गई है तो क्या करना है बेटा, तो दूसरा फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है आपने एएसटी करी तो, और कोई दूसरा अल्टरनेटिव आपको यूज करना है बेटा, क्लियर बच्चों। इसके अलावा, क्लियर बच्चों, इसके अलावा आपको क्या क्या ध्यान रखना देखना, इसके अलावा बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और क्या क्या ध्यान रखना बेटा आपको, नेक्स्ट देखिएगा। इसके अलावा बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट के अंदर बेटा मेडिकेशन देनी है, जैसे एल्प्राजोलम, अगर लिख रखा तो एप्राजोलम वगैरह यूज करो। नाइट में स्टेट एनिमा, कई बार मॉर्निंग में और नाइट में, तो एनिमा भी आपको देना ताकि बाउल खाली हो जाए, क्योंकि कई बार पेशेंट का एनेस्थीसिया के इफेक्ट में होता तो उसका जो एलिमिनेशन पैटर्न है वो अनकंट्रोल हो जाता था, कई बार टेबल पे क्या कर देता है, स्टूल पास कर देता है बेटा, क्लियर बच्चों। तो एनिमा देना आपको बेटा, क्लियर बच्चों। इसके अलावा माउथ वॉश वगैरह आपको यूज कराने हैं इंस्टीट्यूशन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, जैसे क्लोरोक्सिन माउथ वॉश नाइट में और सुबह बेटा। इसके अलावा नाइट में बेटा पेंटोप, पेंटोप नाइट में या मॉर्निंग में गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इनहिबिट करने के लिए बेटा, या गैस्ट्रिक पीएच को बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं बेटा, गैस्ट्रिक पीएच को कम बढ़ाने के लिए, या अपन बेटा गैस्ट्रिक सिक्रेशन को कम करने के लिए, ताकि एस्पिरेशन के रिस्क नहीं हो, अपन क्या रखते हैं, पेंटोप वगैरह यूज करते हैं बेटा। केला वगैरह लगाएंगे, आईवी फ्लूइड वगैरह अपन देंगे यहाँ पे एज ए इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल, कंसल्ट वगैरह चेक कर लिया आपने बेटा। अरे कोई डाउट है बच्चों। इसके अलावा टीटी का इंजेक्शन, टीटी का इंजेक्शन जो देते हैं अपन बेटा 0.5 ml, क्लियर है। टीटी टिटनेस टॉक्सोइड बेटा, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल। अरे कैसी इम्यूनिटी देता बेटा, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी मिलती है किससे, टिटनेस के इंजेक्शन बेटा, क्लियर बच्चों। टीटी 0.5 ml टिटनेस टॉक्सोइड बेटा, ये टॉक्सोइड्स होते हैं बेटा, क्लियर है। मोस्ट मोस्ट हीट रेजिस्टेंस एंड मोस्ट कोल्ड रेजिस्टेंस जो वैक्सीन होती है वो टिटनेस होती है बेटा, क्लियर बच्चों। मोस्ट हीट रेजिस्टेंस भी और मोस्ट कोल्ड रेजिस्टेंस भी कौन होती है, टीटी होती है। और इसको रेफ्रिजरेट करते हैं, यानी इसको स्टोर करने के लिए 2 से 8 डिग्री का आपको बेटा, इसको टीटी के इंजेक्शन को क्या रखना, फ्रिज के किवाड़ में, ना कि ऊपर, फ्रिज चुस्की में नहीं, ऊपर चुस्की जमाते हैं वहां नहीं रखना, क्या रखना, फ्रिज में बेटा। याद आ रहा है, अरे चुस्कियां खाई कि नहीं खाई, कुल्फियां, आज एक दान की गिलास में एक लाल कुल्फी, 2 दान की गिलास में सफेद कुल्फी, मावे की कुल्फी, दान की कुल्फी, खाई कि नहीं खाई लाल कुल्फियां बचपन में। तो कुल्फी का जमाते हैं फ्रिज में, जहां पे 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, लेकिन इस टीटी को फ्रिज में नहीं रखना, क्या रखना, रेफ्रिजरेट करना, किवाड़ में रखना 2 से 8 डिग्री पे। अरे कोई डाउट है डियर, तो हीट रेजिस्टेंट और कोल्ड रेजिस्टेंट टीटी। अब बताओ टीटी देते हैं, अगर पहली बार सर्जरी और प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है टीटी की, तो 0.5 ml अपन क्या लगेंगे बेटा, आईएम रूट से अपन, और बेस्ट जो प्रिपर साइज है वो डेल्टोइड मसल में यूज करते हैं। अगर हाल ही में 1 महीने पहले सर्जरी हुई है, अरे कितने महीने पहले, 1 महीने पहले, तो टीटी नहीं लगाना, क्योंकि टीटी नॉर्मली 10 साल तक प्रोटेक्शन देता है। तो अगर 1 महीने पहले सर्जरी हुई तो आपको टीटी नहीं लगानी है। अरे कोई डाउट है बच्चों, क्लियर है। और अगर सर्जरी 6 महीने पहले हुई है या 6 महीने पहले टीटी लगा तो टीटी लगाना है, यानी विद इन 6 मंथ के अंदर अगर टिटनेस की हिस्ट्री है तो आपको बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको क्या नहीं लगाना बेटा, अरे टीटी नहीं लगाना है। इज इट क्लियर और नॉट बेटा, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। अरे कोई डाउट है बच्चों, कोई डाउट है तो ये प्री ऑपरेटिव केयर आपको पूरी तरह से ध्यान रखनी है, आईवी फ्लूइड, एनपीओ वगैरह। चलो बच्चों, आपका बेटा फास्टिंग का ये पूरा पैरामीटर मैंने बता दिया, कब क्या आपको फास्टिंग रखनी है, क्लियर बच्चों। इसके अलावा अपन ये रे बेटा, ये जो अपन प्री ऑपरेटिव में स्पायरोमेट्री टीचिंग कराते हैं, पहले कराना शुरू करते थे, बाद में भी देते हैं और पहले भी करते हैं, स्पायरोमेट्री वगैरह देना, ताकि पोस्ट ऑपरेटिव आप रेस्पिरेशन को मेंटेन करने के लिए अपन ये कर सकते हैं। इसके अलावा अपन बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करवाते हैं पेशेंट को, एक्सरसाइज की टेक्निक यूज करते हैं बेटा, कपिंग टेक्निक और एक्सरसाइज। देखिएगा बच्चों, एक्सरसाइज में यहां पे क्वेश्चन बनेगा बेटा, अपन क्लियर बच्चों, अपन बेटा गैस्ट्रोसिनेमस या काप मसल्स है बेटा, उसकी पंपिंग के लिए क्या करते हैं, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है आपका। इस तरह से ये इमेज है और इस तरह से आपको फुट को प्लांटर फ्लेक्शन कराना है, तो कौन सी मसल्स का बेटा, अरे कौन सी का बेटा, काफ या गैस्ट्रोसिन मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है टू प्रिवेंट डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, क्योंकि पेशेंट क्रोनिक बेडरिडन रहता तो डीवीटी का खतरा रहता है। अरे कोई डाउट है बेटा, यस, 50 पैसों की खट्टी वाली, यस, क्लियर बच्चों, कोई डाउट है डियर, आई बास में तो गैस्ट्रोसिस अपन यूज करेंगे बेटा। इसके अलावा क्वाड्रिसेप जो सेटिंग है, अपन पैर को यूं इस तरह से करेंगे, क्वाड्रिसेप सेटिंग की बेटा, फुट की सर्कल अपन इस तरह से एक्सरसाइज कराएंगे अलग अलग तरह की, क्लियर बच्चों। इसका कफिंग टेक्निक पोस्ट ऑपरेटिव, तो पहले अपन कफिंग टेक्निक यूज करेंगे, जैसे वुंड है तो आपको कब करना, तो दोनों सूचर को ग्रास्प करके फिर खांसी करना, क्योंकि खांसने से प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा
तो क्या होगा बेटा, थैंक यू सनी देओल, तो क्या होगा बेटा आपका बेटा फ्यूचर का क्या होता है, वुंड का एविसरेशन हो सकता है या वुंड डेविसेंस हो सकते हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए, या फिर अपन पोस्ट ऑपरेटिव तकिया लगा के कपिंग करते हैं अपन बेटा, क्लियर है, या इस तरह से सर्दियों में जैसे कुआरे आदमी सोते हैं ना, उस तरह से लेटरल पोर्शन लेके अपन कपिंग करते हैं ताकि वुंड क्या नहीं हो, डिस्लोज नहीं हो। क्लियर हो बेटा, ये सभी बेटा डिटेल में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल और एमसीक्यू देखना है तो बेटा क्रैश कोर्स मात्र 2499 रुपए का हो गया एसएन एकेडमी की तरफ से। क्रैश कोर्स की कीमतों में भारी गिरावट की गई है बेटा, दीपावली का ऑफर चल रहा है, लोगों की भारी मांग को देखते हुए तो आप बेटा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस है मात्र और मात्र बेटा मात्र और मात्र 2499। तो दीपावली का मां धमाकेदार ऑफर है बेटा, लाइव क्लासे हैं, ऑलरेडी क्लासेस चल रही है, वो वीडियो भी आपको मिल जाएंगे पुराने सेव वीडियो, मात्र 2499। इसके साथ टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी 1499 की, और अगर सेपरेट टेस्ट सीरीज लेनी है बेटा, और अगर आपको क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज और रेगुलर बेस लेना तो 7999 में है, पूरा का पूरा बेस मिल जाएगा आपको बिना बिना कहीं, क्लियर है, एक ही फीस में सारा एम्स तक सिलेक्शन बेटा, क्लियर है। कुछ अलग सर्कल कराएंगे बेटा, फुट सर्कल एक्सरसाइज करा सकते हैं बेटा अपन आरिबास में, पेशेंट को डोर्सिफ्लेक्स और प्लांटर फ्लेक्स करा सकते हैं बेटा आरिबास में, क्वाड्रिसेप्स थाई सेटिंग में अपन करा सकते हैं बेटा, क्लियर है, पैरों को ऊपर नीचे करा के एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइज करा सकते हैं ताकि डीबीटी नहीं हो। ये तो उधर की बात है बेटा, क्लियर बच्चों, क्लियर डियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा हेमाराम जी, थैंक यू बेटा। उसके बाद आ जाइए ड्रग ऑफ द डे सर्जरी टू गिव नॉट टू गिव, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बता दो मुझे, दिल गदगद हो जाएगा, कौन सी ड्रग देते हैं कौन सी नहीं देते हैं, जल्दी कमेंट करो बच्चों, अब यहां से क्वेश्चन अराइज होगा। ये एक पेज है और सीधे 5 लाख रुपए आपके सामने बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कौन सी ड्रग देंगे और कौन सी नहीं देंगे, देखिएगा बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर्जरी से पहले बेटा कौन सी दे सकते हैं, तो सारी कार्डियक और ब्लड प्रेशर ड्रग दे सकते हैं, केवल किसको, एसी इनहिबिटर को, और आपका बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंजियोटेंसिन 2 एंटागोनिस्ट ड्रग को छोड़ के सारी अपन कार्डियक मेडिसिन दे सकते हैं बीपी को मेंटेन करने वाली, क्लियर बच्चों, एज ए इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल, सर क्लियर और नॉट। नेक्स्ट, ऑल एपिलेप्सी और पार्किंसंस की डिजीज दे सकते हैं, अस्थमा की दवाइयां देनी है, क्लियर बच्चों, वो दवाइयां देनी जो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कम करे, जैसे ओमेज, लेंसोप्राजोल, रेंटेक वगैरह यूज करनी है बेटा। थायराइड के ड्रग दे सकते हैं, जिस दिन सर्जरी है उस दिन दे सकते हैं अपन बेटा, क्लियर है। मेजर एंड माइनर ट्रैंक्विलाइजर जो रेगुलरली ले रहा है पेशेंट को, एंटी डिप्रेसेंट वगैरह, निकोटिन वगैरह ये दे सकते हैं बेटा। स्टेरॉइड दे सकता है इनहेलर के रूप में, सारे इम्यूनोसप्रेसेंट एंड कैंसर के ड्रग ले सकता है सर्जरी वाले दिन, एनाल्जेसिक दे सकता है, केवल किसको छोड़ के, एनएसआईडी को छोड़ के। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ये क्या करती है, कुछ ड्रग एंटीप्लेटलेट का काम करती है तो ब्लीडिंग करा सकती है, तो ये आपको ड्रग आपको सारी सारी देनी बेटा। कौन कौन सी अवॉइड करनी, तो एसी इनहिबिटर जैसे रेमिप्रिल, इनोप्रिल और पेरिनोप्रिल और केप्टोप्रिल वगैरह, ये बेटा मॉर्निंग डोज स्किप करनी है। मैक्सिमम ड्रग की कौन सी डोज बेटा, मॉर्निंग डोज स्किप करनी है। इज इट क्लियर नॉट बेटा, क्लियर बच्चों। एंजियोटेंसिन सेकंड एनागोनिस्ट लाइक कैंडिसार्टेन और लोसार्टेन चल रही है तो ये भी अवॉइड करनी है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि पेशेंट इज प्लान फॉर सर्जरी तो विच ऑफ फॉलोइंग ड्रग आर ओमिट, ओमिट का मतलब नॉट गिव, नहीं देनी है, ओमिट का मतलब कौन सी नहीं देनी है बेटा, तो एसी इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन सेकंड, या ड्रग का नाम दे देगा और कौन सी देनी कौन सी नहीं देनी चूज करना बेटा। इसके अलावा बेटा एंटी डायबिटिक लाइक इंसुलिन, जिस दिन सर्जरी है तो इंसुलिन बेटा आपको मॉर्निंग डोज स्किप करनी है इंसुलिन की। और अगर बेटा किसी को वेरी इंपोर्टेंट डाई देने की जरूरत हो और उसको मेटफॉर्मिन चल रही है तो मेटफॉर्मिन बेटा डाई देने से, सर्जरी से पहले नहीं, मेटफॉर्मिन अगर चल रही है और किसी पेशेंट को डाई देने की जरूरत है, सर्जरी में डाई देनी पड़ेगी, तो मेटफॉर्मिन आपको बेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट 3 दिन पहले, अरे कितने दिन पहले, 2 से 3 दिन, 3 दिन पहले विड्रॉल कर देनी है टू प्रिवेंट मेटफॉर्मिन इंड्यूस्ड लैक्टिक एसिडोसिस। अरे मेटफॉर्मिन इंड्यूस्ड लैक्टिक एसिडोसिस को रोकने के लिए अपन क्या करेंगे बेटा, मेटफॉर्मिन को विड्रॉल कर रहे हैं अगर डाई दे रहे हैं तो सर्जरी से पहले, या कोई अपन इस तरह की प्रोसीजर कर रहे हैं जिसमें डाई देनी पड़ेगी और लैक्टिक एसिडोसिस। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या रहता है, डायरिया, और मोस्ट सीवियर साइड इफेक्ट लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है, कर बच्चों। इसके अलावा वेरी वेरी इंपोर्टेंट एस्प्रिन, क्लोपिडोग्राम, डाइपेरिडोमाइड, वारफेरिन, हिपेरिन, ये सब विड्रॉल करनी है। बट वेरी इंपोर्टेंट, इसमें अपवाद है, अगर कोई कार्डियक मरीज है और उसको बेटा बहुत ज्यादा कोगुलोपैथीज है, कोरोनरी आर्टरी की डिजीज और बिना एस्प्रिन को कोगुलोपैथी हो सकती है, तो फिजिशियन से कंसल्ट करना और इसको रोकना नहीं है। इसको मॉर्निंग तक की डोज को स्किप करते हैं, बाकी के डोज को स्किप नहीं करते। कार्डियक मरीजों में या कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाले मरीजों में तुरंत स्टॉप नहीं करनी है। तो अब मेरे कुछ क्वेश्चन है बच्चों, इन क्वेश्चन के जवाब दे दीजिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। किसी पेशेंट को सर्जरी का प्लान है और उसको वारफेरिन चल रहा है, तो बच्चों तो वारफेरिन विदोल्ड कितने दिन पहले करेंगे, पहला क्वेश्चन है। किसी पेशेंट को सर्जरी का प्लान है और वारफेरिन चल रहा है तो वारफेरिन कितने दिन पहले विदोल्ड करेंगे।
यस बेटा, बिल्कुल सही जवाब है बेटा, बिल्कुल सही जवाब है। अगर कोई पेशेंट की लॉन्ग टाइम सर्जरी चल रही है, अरे लॉन्ग टाइम सर्जरी चल रही तो उसको स्टेरॉइड देते हैं बेटा। वही ये बिकॉज स्ट्रेस से कंपनसेट करने वाला हार्मोन है। अरे स्ट्रेस हार्मोन है, ये स्ट्रेस से कंपनसेट कराता है बेटा। लाइफ सेविंग हार्मोन है कौन? स्टेरॉइड। आरी बात नहीं, तो लॉन्ग टर्म सर्जरी चल रही तो स्टेरॉइड दे सकते हैं। अब बताओ किसी पेशेंट को क्रोनिक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, मान लो अभी तो मैं प्री ऑपरेटिव पढ़ा रहा हूं, कोई पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट और क्रोनिक उसको प्रॉब्लम है, तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है? तो हाइपोकैलिमिया। कारण समझिएगा, अरे लॉन्ग टर्म सर्जरी पोस्ट ऑफ पेशेंट को हाइपोकैलिमिया के रिस्क का एक क्वेश्चन आ चुका है एम्स में, बीच में आपने पूछ लिया इसलिए मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों। नजर क्लियर हो नोट बेटा? को डाउट है? अरे मेरी बात समझ रहे आप? पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव और प्रोलॉन्ग सर्जरी चली है और लंबे समय तक क्रोनिक पेन में और पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज में, तो उसको स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस में कौन रिलीज होता है बेटा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, ये सोडियम को तो बढ़ाता है और पोटेशियम को क्या करता है? कम। तो पेशेंट को हाइपोकैलिमिया की रिस्क रहती है बेटा, लॉन्ग टर्म पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को। क्लियर बच्चों? हाइपोकैलिमिया की रिस्क रहती है। ये क्वेश्चन आ चुका है एम्स में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन वापस रिपीट क्या आएगा? किसी पेशेंट को सर्जरी का प्लान है और उसको वारफेरिन चल रही है, तो उसको विदाउट कितने दिन पहले करेंगे? तो बता 3 डेज पहले। और इसका पर्पज क्या है? टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। अरे किसको रोकने के लिए? कमबख्तों, ब्लीडिंग को रोकने के लिए अपन क्या करेंगे? वारफेरिन को 3 दिन पहले स्टॉप करेंगे। और अगर फिर क्वेश्चन आता है कि पेशेंट को वारफेरिन को अगर स्टॉप करें तो कौन सी ड्रग देंगे? तो अपन हिपेरिन यूज करेंगे बेटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अपन अब जैसे कार्डियक मरीज है, वारफेरिन वैसे भी अपन किसको यूज करते बेटा? जिनको आपको कोगुलोपैथी की रिस्क रहती है। अब तुमने सडन वारफेरिन बंद करी क्योंकि वारफेरिन का साइड इफेक्ट खत्म होने में 3 दिन का समय लगता है। अब तुमने सर्जरी का मरीज है, मेरी बात समझ रहे आप? सर्जरी का मरीज है, अब तुमने 3 दिन पहले वारफेरिन बंद करी तो कोगुलोपैथी होगी, कार्डियक अरेस्ट आ सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाले मरीजों को अरेस्ट या ब्लॉक होने का खतरा है, तो उस पेशेंट को किस में शिफ्ट कर देंगे? हिपेरिन को। और हिपेरिन का इफेक्ट बेटा 6 आवर तक रहता है। हिपेरिन का जो काम करने का तरीका वो विद इन ऑलमोस्ट इमीडिएट होता है। हिपेरिन देते ही आपका बेटा काम करना शुरू कर देती है। क्लियर है? लेकिन इसका इफेक्ट 6 घंटे से खत्म होता है। तो अगर हिपेरिन चल रही है तो सर्जरी के कितने घंटे पहले? 6 आवर पहले विदोल्ट करनी है। हिपेरिन का एंटीडोट प्रोटामाइन सल्फेट और वारफेरिन का विटामिन के होता है, ये आप जानते हो बेटा। वारफेरिन के साथ अपन क्या यूज करते हैं? पीटीआईएनआर को असिस्ट करते हैं आरिवास में, और हिपेरिन के साथ एपीटीटी का असिस्टमेंट करेंगे बेटा, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम का। तो आपको ये ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट, एस्पिरिन कब विदोल्ट करेंगे? एस्पिरिन बेटा अगर कार्डियक मरीज है और हाई रिस्क के मरीज है जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है या एस्पिरिन की रिक्वायरमेंट है, तो उसकी तो केवल मॉर्निंग डोज ही विदोल्ट करेंगे। लेकिन नॉर्मली अगर कोई रूटीन मरीज है जिसको एस्पिरिन की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो एस्पिरिन को 7 दिन पहले, अरे कितने दिन पहले? 7 दिन पहले आपको एस्पिरिन को क्या करना बेटा? बंद करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छोटी छोटी बातें और सलेक्शन बेटा। अरे कोई डाउट बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, इंसुलिन अगर चल रहा है किसी मरीज को, तो इंसुलिन भी कौन सी बेटा? मॉर्निंग डोज। अरे कौन सी डोज? मॉर्निंग डोज विदोल्ट करनी। अगर एंटी डायबिटिक ड्रग चल रही तो मॉर्निंग डोज को विदोल्ट करना आपको। इज इट क्लियर और नोट बेटा? अरे कोई डाउट? क्योंकि पेशेंट को क्यों रख रहे हैं इंसुलिन को? क्योंकि पेशेंट को एनपीओ रख रहे हैं कम वक्त, तो इंसुलिन दोगे तो हाइपो में चला जाएगा ना। अरे कोई डाउट है डियर? क्लियर बच्चों? इसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एसी इनहिबिटर अगर इनकी मॉर्निंग डोज को विदोल्ट करना है। नेक्स्ट बताइए बेटा, एस्ट्रोजन थेरेपी पे मरीज को, तो एस्ट्रोजन थेरेपी कितने दिन पहले? बताइए, कोई मरीज एस्ट्रोजन थेरेपी पे है, उसकी सर्जरी का प्लान है, तो एस्ट्रोजन थेरेपी कितने दिन पहले बंद करनी है? बताइए बताइए। कार्डियक मरीजों में मॉर्निंग डोज विदोल्ट करनी है, और नॉन कार्डियक मरीजों में जिनके एस्पिरिन का कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, पेन किलर के रूप में चला रही है, तो 7 दिन पहले। तो नॉर्मली अगर कुछ नहीं दिया तो 7 डेज 1 वीक पहले विदोल्ट करना है, और अगर कार्डियक मरीज की कंडीशन दिया तो मॉर्निंग डोज को स्किप करना है। मेरा क्वेश्चन है मरीज को, और इंसुलिन नहीं देना क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिया के इसके पेशेंट को एनपीओ रख रहे हैं। एस्ट्रोजन अगर दे रहे हैं अपन, तो वाई कितने दिन पहले? यस, एस्ट्रोजन की मॉर्निंग डोज विदोल्ट करते बेटा। मेरा क्वेश्चन ये बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एस्ट्रोजन अगर दे रहे हैं अपन, क्या दे रहे हैं? एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन दे रहे हैं अपना, मेरा क्वेश्चन समझना आप, एस्ट्रोजन अगर तुम किसी मरीज को दे रहे हो, उस स्थिति में बताओ बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एस्ट्रोजन कितने दिन पहले आपको विदोल्ट करनी है? गलत जवाब बेटा, एस्ट्रोजन 4 वीक पहले। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एस्ट्रोजन 4 वीक पहले करना बेटा, क्योंकि एस्ट्रोजन हाइपर कोगुलेबिलिटी कराती है, हाइपर कोगुलेबिलिटी कर रहे हैं। अरे एस्ट्रोजन आपका बेटा, एस्ट्रोजन कैल्शियम वगैरह को बढ़ाती है और कैल्शियम क्लोटिंग को बढ़ाता है, तो ये हाइपर कोगुलेबिलिटी करती है, इसलिए एस्ट्रोजन को 4 वीक पहले। और अगर लिथियम दे रहे हो किसी मरीज को,
और लिथियम अगर दे रहे हो तो कितने दिन पहले स्टॉप करना है सर्जरी के? जल्दी कमेंट करो। एस्ट्रोजन 4 से 6 वीक बेटा सही जवाब है रवि एम परियार। और अगर क्या दे रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर पेशेंट को लिथियम दे रहे हो तो लिथियम कितने दिन पहले? तो लिथियम बेटा 1 वीक बिफोर। लिथियम 1 महीने पहले बंद करनी है अगर सर्जरी का प्लान है तो। अजर क्लियर और नॉट? छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। अजर क्लियर और नॉट? दिमाग से वीडियो को लाइक और शेयर कर दे अगर क्लास से अच्छी लग रही है तो ये तो बात होगी कुछ ड्रग बेटा और उनके बारे में बात। नेक्स्ट देखिएगा, पेशेंट को कंसर्न ले लिया अपने पेशेंट को ओटी रूम में शिफ्ट कर दिया। ये रही ओटी रूम की आपकी सारी चेंबर बेटा, ये कॉपी हो चुका है आरी बास में, स्लाइड वालों ने कॉपी कर लिया, फिर भी आप पढ़ लो बेटा कोई बात नहीं, ये पिछली साल ही पढ़ा दिया था मैंने। इंट्रा ऑपरेटिव फेज में तो बेटा जहां पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में पहुंचेगा उसको एनेस्थीसिया देंगे, उसको बेटा सर्जरी होगी, पोस्ट एनेस्थेटिक केयर देंगे। ये पूरा देखिएगा ओटी रूम का नजारा है। ये रहा वेंटिलेटर रहा, ये आपका बेटा वेरी 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 इंपोर्टेंट। अरे कौन सी बेटा, ये जो मशीन देख रहे हो इसको फ्लोरोस्कोपी मशीन बोलते हैं पूरी कोई। इस फ्लोरोस्कोपी मशीन में नीचे टेबल है, ऊपर लाइट लगी हुई है ताकि पेशेंट को डायरेक्ट अपन विजुलाइज कर सके। लाइट सोर्स बराबर होना चाहिए ओटी में। तो ये इस तरह की इमेज आए जिसमें 2 ऊपर लाइट लगी हुई है 2-3 और ऐसे चैम्बर बनाते, उसको फ्लोरोस्कोपी मशीन बोलते हैं। कर्मा पॉइंट बच्चों। इसके अलावा ओटी के अंदर बेटा इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं देखिएगा बच्चों, वेरी 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 इंपोर्टेंट। इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं? दिमाग से जवाब दे दो। इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं बेटा? दिमाग से जवाब दे दो बच्चों। इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं? देखिएगा बच्चों, इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनेस्थीसिया की मशीन होगी बेटा। और एनेस्थीसिया मशीन में ये देखो यहाँ पे 2 चेंबर लगे हुए हैं, वोलेटाइल गैसेस के, इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा। लास्ट टाइम एम्स में यहां से क्वेश्चन आया। तो इस तरह की मशीन दिखे जिसमें इस तरह का आप कनेक्शन देखे। वेंटिलेटर नहीं है, ये क्या है बच्चों? दिस इज एनेस्थीसिया मशीन, दिस इज एनेस्थीसिया मशीन। दूसरे नंबर पर बेटा ये ओटी टेबल। कौन सी टेबल बेटा? ओटी टेबल। ओटी टेबल पे हैंड सपोर्ट, लेग स्टॉप वगैरह अपन यहाँ पे यूज करते हैं बेटा। चलो बेटा, इसके अलावा ये जो लाइट दिख रही है वो एलईडी लाइट है, ओटी लाइट है बेटा। कौन सी लाइट है? ओटी लाइट है। इसके अलावा ये जो इमेज दिख रही है दिस इज कार्डियक मॉनिटर। अरे कौन सा मॉनिटर है? कार्डियक मॉनिटर, जिसमें बीपी पल्स वगैरह है। ये जो दिख रही है आपको बेटा, ये तो है बेटा हार्ट रेट। ये जो आपका ग्रीन दिख रही है हार्ट रेट है, ये आपको थोड़ी हल्की ब्लू दिख रही है, ये बेटा एसपीओ2 है। ये व्हाइट वाला बीपी है। क्लियर है? आज बात समझो। रेस्पिरेटरी रेट वगैरह कुछ टेम्परेचर के प्रोब भी आते हैं। ये जो देख रहे हो बेटा ये एक्सटेंशन बोर्ड है और इस बोर्ड से 2 चैम्बर कनेक्ट है। बताइए कौन कौन से? बताइए बच्चों, इस बोर्ड से 2 चैम्बर कनेक्ट है। जल्दी कमेंट कीजिएगा बच्चों, बताइए बच्चों। सारा का सारा बताऊंगा मैं, काम आएगा आपका यहां से डाटा। थैंक यू अनिल जी गोस्वामी जी, थैंक यू अनिल जी। एम जोधपुर में कार्यरत है अनिल जी, थैंक यू सो मच बेटा, लव यू। भगवान आपके सपने पूरे करे। बताइए बच्चों, ये जो पाइप है ये कौन सा पाइप है बेटा? दिख रही है इमेज आपको? साफ दिख रही है? यस बेटा, ये जो आपका येलो पाइप होता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ सक्शन पाइप। और इसमें सक्शन में इसको घुमा के अपन प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं, ध्यान रखना। क्लियर है? इसमें लगभग 720 तक प्रेशर होता है नॉर्मली सक्शन करने में। नॉर्मल सक्शन करने में अपन को बेटा 80 से 120 mm ऑफ Hg का प्रेशर चाहिए। तो ये जो येलो पाइपिंग है वो सक्शन पाइप है। कौन सा पाइप है बेटा? सक्शन पाइप। इसके अलावा एक और ये पाइप देख रहे हो आप, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑक्सीजन पाइप। ये ऑक्सीजन पाइप है या आपका बेटा ऑक्सीफ्लोमीटर है बेटा, आपका ऑक्सीजन पाइप है बेटा ये। क्लियर है? और ऑक्सीजन पाइप में प्रेशर कितना होता है? मेरा क्वेश्चन ये बेटा, पाइप का प्रेशर बताओ, ऑक्सीजन पाइप में प्रेशर कितना होता है? जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो बच्चों। पाइप के अंदर प्रेशर कितना होता है? ऑक्सीजन जो पाइप होता है ना उसके अंदर प्रेशर कितना होता है? तो प्रेशर होता है बेटा 50 से 60 LB पर इंच स्क्वायर। LB पर इंच स्क्वायर इज द 50 to 60 LB पर इंच स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? ये लास्ट जो इमेज देख रहे हो दिस इज वेंटिलेटर। अलग अलग तरह के वेंटिलेटर आते हैं, तो ये जो इमेज दिख रही है आपको ये वेंटिलेटर बेटा। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? तो ये मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है। अब बेटा ये जो एनेस्थीसिया जो मशीन है ना, एनेस्थीसिया मशीन के अंदर इस तरह के बेटा आपका वोलेटाइल गैसेस से, अरे कौन सी गैसेस है? वोलेटाइल एनेस्थेटिक गैसेस भरी रहती है, उनमें गैसेस भरी रहती है। अब कलर कोडिंग देखना बेटा, वेरी 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 इंपोर्टेंट। ये एम्स में क्वेश्चन आ चुका है। अगर येलो कलर की बोतल है तो उसके अंदर बेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट सिवोफ्लूरोन। येलो में कौन होता है? सिवोफ्लूरोन गैस भरी रहती है बेटा, आपकी वोलेटाइल एनेस्थेटिक गैस होती है सिवोफ्लूरोन। अगर क्लियर और नॉट? अगर ब्लू कलर का चैम्बर है, अरे कैसा चैम्बर है? ब्लू कलर का आपका कंटेनर है, तो बेटा डेस फ्लूरोन। अरे कोई डाउट है? और अगर बेटा वेरी 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 इंपोर्टेंट, अगर कैसी है आपका वोलेट कलर का आपका बेटा कंटेनर है, तो उसके अंदर बेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट
आपका लियोफ्लुरोन नाम की गैस भरी रहती है बेटा। अरे कौन सी बेटा? सेवोफ्लुरोन, आपका लेवोफ्लुरोन, ऑक्सीफ्लुरोन जिनको बोलते हैं अपन, सेवोफ्लुरोन। तो क्वेश्चन ध्यान रखना बेटा, फॉर्मूला ध्यान रखना, यस यस, येलो के अंदर कौन सी होती है? यस का मतलब येलो के अंदर सेवोफ्लुरोन। अरे कोई डाउट है बच्चों? क्लियर है? और बीड़ी, बीड़ी जला ले जिगर से पिया, बीड़ी जिगर में बड़ी आग है, समझ रहे आप? बीड़ी जला ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। तो बीड़ी, बीड़ी का मतलब ब्लू के अंदर क्या होती है? डेस्मोफ्लुरोन। कौन सी गैस होती है? डेस्मोफ्लुरोन। और आती है बेटा वोलेट, वोलेट के अंदर कौन सी होती है बेटा? आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट लियोफ्लुरोन। या वोलेट के अंदर कौन सी गैस होती है बताइए बच्चों? बेटा यस, ये बेटा इसको लियोफ्लुरोन या इसको बेटा आइसोफ्लुरोन भी बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं? आइसोफ्लुरोन। अरे बात में तो आपका जो वोलेट है, अरे कौन सा कलर है ये? वोलेट जो कलर है आपका, या बेटा इसको अपन पर्पल कलर भी बोलते हैं, मोस्टली जो होता है बैंगनी पर्पल कलर। ये जो पर्पल कलर है इसमें पिया, पिया याद रखना, पिया, पिया अगर आए हो राम जी तो पर्पल में आइसोफ्लुरेन, यस में येलो में सियोफ्लुरेन, और बीड़ी में बी के अंदर कौन सा आपका बेटा? डेस्फ्लुरोन नाम की गैस आती है बेटा। एंड दीज आर द वोलेटाइल एनेस्थेटिक गैस। छोटी छोटी बातें और सलेक्शन बेटा। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आ चुका बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक किसी को डाउट हो तो कमेंट करें, वरना आगे बढ़ जाते हैं। तो याद रखना बेटा, ध्यान रखना, पिया पर्पल कलर में आइसोफ्लुरोन, यस आपका येलो कलर वाली में सेवोफ्लुरोन, और बीडी ब्लू कलर वाली के अंदर डेस्फ्लुरोन नाम की गैस भरी रहती है। और ये सब वोलेटाइल एनेस्थेटिक गैस है, पेशेंट को बेहोश करने के काम आती है बेटा। क्लियर है? लिक्विड गैस को कंप्रेस करके अपन वोलेटाइल करके भेजते हैं इस चैम्बर के दौरान। इसके अलावा अलग अलग तरह के, ये जो देख रहे हो ये सब वेपोराइजर है, एनेस्थेटिक वेपोराइजर है। पहले गोल्डमैन वेपोराइजर, इस तरह की इमेज आई तो ये कौन सा वेपोराइजर है? गोल्डमैन वेपोराइजर है बेटा। आरी बात समझ बच्चों? इसके अलावा इस तरह का वेपोराइजर आपको कहीं दिखे बेटा तो इसको बोल्स बोतल बोलते हैं बेटा, बोल्स बोतल। क्लियर बच्चों? ये पहले पुराने टाइम के वेपोराइजर है बेटा। वेपोराइजर गैसेस का आपका अलग अलग आपका एमएससी मील वॉल्यूम होता है बेटा, आइसोफ्लुरोन, सियोफ्लुरोन और डेस्फ्लुरोन का इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है बेटा। मोलिकुलर वेट अलग अलग होता है, जैसे मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा किसका होता है? सियोफ्लुरोन का। आरी बात बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी सबसे ज्यादा किसका होता है? सियोफ्लुरोन। अरे बात में क्लियर है? इसके अलावा आपका बेटा एमएल वेपराइज कितना यूज होती है? तो 142 एमएल, 207 एमएल डेस्फ्लुरोन यूज होती है बेटा। हेलोथेन वगैरह अलग अलग गैसेस है बेटा, इनका अपने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इमेज आपके सामने बेटा, बताइए व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? जल्दी कमेंट कीजिएगा बच्चों, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ये क्या है? क्लियर बच्चों? अच्छा स्वीट गैस की पूछ रहे हो आप? यस बेटा। अरे स्वीट जो गैस है कम वक्तों, स्वीट गॉट बेटा मेथन को बोलते हैं, मेथन गैस को स्वीट बोलते हैं, बिकॉज नो कंटेन हाइड्रोजन सल्फाइड। स्वीट गैस उन गैस को बोलते हैं जिनमें हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं होता, और इसका एग्जांपल है बेटा मेथेन। स्वीट गैस बोलते हैं इसको। ये भी क्वेश्चन बेटा लास्ट नोट सेट में आया तो लिख लो, स्वीट गैस किसको बोलते हैं बेटा? मेथेन को। अरे किसको बोलते हैं? मेथेन को बोलते हैं स्वीट गैस। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? ये भी क्वेश्चन आ गया, चलो आपने पूछ लिया तो मुझे याद आ गया। तो स्वीट गैस कौन सी बेटा? मेथेन है। नो कंटेन हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं होता बेटा। यस बेटा, दिस इज O2 ह्यूमिडिफायर। O2 ह्यूमिडिफायर है, क्लियर है? इसी को ऑक्सीजन फ्लोमीटर बोलते हैं, O2 फ्लोमीटर यूज करते हैं बेटा अपन। कैडमियम अपॉन। अरे कोई डाउट है? इस बोतल को क्या बोलते हैं? तो इस बोतल को वोल्फ बोतल भी बोलते हैं अपन बेटा, बहुत सारे नाम है। वोल्फ बोलते हैं, O2 फ्लोमीटर बोलते हैं, O2 ह्यूमिडिफायर बोलते हैं, बहुत सारे नाम है बेटा। यहां पे आपका कंप्रेस प्रेशर है, कैडमियम अपॉन। इस वाल्व को अपन, आपको पता ही है गैस को खोलते तो एंटी क्लॉकवाइज ओपन कैसे करना है? एंटी क्लॉकवाइज ऑक्सीजन को खोलते समय बेटा। क्लियर है? यहां पे फ्लोमीटर है, यहां पे एक आपका कुछ स्टील का कुछ गोल गोल होता है, उसकी वजह से क्या होगा? गैस का अपन अमाउंट चेक करते बेटा। क्लियर है? अरे कोई डाउट है? अब इस ऑक्सीजन चेंबर को, ये जो आपका बेटा ऑक्सीजन चेंबर है आपका, या O2 फ्लोमीटर है, या वोल्फ जो बोतल है, इसमें अपन ह्यूमिडिफायर पानी मिला के रखते हैं H2। तो बताओ ये कौन सा पानी होता है? तो ये स्ट्राइल बेटा वाटर होता है। ध्यान रखना आपको कौन सा यूज करना, स्ट्राइल वाटर यूज करना ह्यूमिडिफायर के तौर पर, गैस को ह्यूमिडिफायर करने के लिए। और ये कब यूज करते हैं? जब गैस का फ्लो 2 से 3 लीटर पर मिनट से ज्यादा हो, तब इसका यूज करते हैं, ताकि पेशेंट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, मुआव की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई नहीं हो, टू प्रिवेंट ड्राइनेस ऑफ माउथ म्यूकस मेम्ब्रेन। स्ट्राइल ह्यूमिडिफायर है। आरी बात बेटा, ये स्ट्राइल पानी यूज करते बेटा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, फिल कितना करना है आपका? तो फिल आपको आधा या पौन तक फिल रखना है इसको बेटा, 1/3 तक आपको फिल रखते हैं। इसको चेंज कब करना है? मेरा क्वेश्चन ये बेटा, बताइए बताइए बच्चों। यस, कोविड में खूब यूज किया बेटा O2 ह्यूमिडिफायर फ्लोमीटर। यस
बताइए बच्चों, एनएस से नहीं करना बेटा, एनएस तो और आपका बेटा अलग प्रभाव, एनएस नहीं यूज करनी है। बताइए बेटा इसको चेंज कितने घंटे में करना है? वेरी 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 इंपोर्टेंट। आईसीयू प्रोटोकॉल और नॉर्मल वार्ड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग बताइए बेटा। तो आईसीयू प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हर शिफ्ट में चेंज करना है 8 घंटे से, और नॉर्मली बेटा 24 आवर्स में, नॉर्मली इस पानी से 24 आवर में बेटा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगर इसको चेंज नहीं किया गया तो सबसे ज्यादा म्यूकर और कोविड होने के चांस, अभी म्यूकर के जो केस सबसे ज्यादा बड़े हैं वो इस ऑक्सीजन ह्यूमिडिफाइड की वजह से बैठे बेटा। अरे कोई डाउट है तो स्टॉल वाटर यूज करना, 24 घंटे में चेंज करना नॉर्मल वार्ड में। और अगर पेशेंट आईसीयू में है और क्रिटिकल कंडीशन है जैसे कोविड वोविड है, और या पेशेंट को क्या बच्चों वेरी 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 इंपोर्टेंट म्यूकर है, तो आपको बेटा क्या यूज करना है, आपको बेटा आपको शिफ्ट में चेंज करना है, डिपेंड करता है। पर नॉर्मली मोस्टली आंसर आपको 24 आवर देना है। क्लियर? और कोविड के चांस ज्यादा बेटा। अब ये रही बेटा, ये रही वोल्फ बोतल, इसी को भी वोल्फ बोतल बोलते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है बेटा, अगर तुम इसको क्लीन कर रहे हो, वेरी 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 इंपोर्टेंट, इस वोल्फ बोतल को, इसको भी वोल्फ बोतल देते हैं, ये भी वोल्फ बोतल ही बेटा, ये इमेज आ जाए तो वोल्फ बोतल है 2 मुंह वाली। इसको तुम अगर कवर क्लीन कर रहे हो तो क्लीन किससे करोगे बेटा? क्लीन में कौन सा सॉल्यूशन यूज लेंगे? दिमाग से बता दो, दिल गदगद हो जाना चाहिए। क्लीन करते समय कौन सा सॉल्यूशन यूज करेंगे? यस, ब्लैक फंगस, म्यूकोरमाइकोसिस। अरे कौन सा सॉल्यूशन यूज करेंगे इसको क्लीन करते समय? बताइए बताइए बच्चों, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, दिमाग से कमेंट कर दो वीडियो को, और लाइक और शेयर कर दो दिमाग से। छोटी छोटी बातें और सलग, बस बेटा क्लीन करने के लिए विनेगर का यूज करते हैं अपन। विनेगर आता है ना आपका, जो खाने में भी यूज करते हैं चाउमीन वगैरह में, तो विनेगर से अपन क्लीन करते हैं बेटा इसको स्टाइल करने के लिए। अरे किससे? विनेगर से। छोटी छोटी बातें और सलेक्शन बेटा। नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, नेक्स्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन पे। बताइए, ये जो सिलेंडर देख रहे हो बेटा आपका, सबसे पहला ये जो सिलेंडर है ये N2O का है, नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर है। और सिलेंडर का कलर कैसा होता है? तो ब्लू कलर का बेटा। ये नाइट्रस जो ऑक्साइड है बेटा वो लाफिंग गैस है या एनेस्थेटिक गैस है बेटा। क्लियर है? और प्रेगनेंसी में पेन को रोकने के लिए इसका यूज लिया जाता है, ये तो अपन पढ़ चुके बेटा। क्लियर बच्चों? दूसरा ये बेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कौन सा? O2 सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर? O2 सिलेंडर। और बेटा इसका हेड जो है वो व्हाइट और इसकी जो बॉडी होती है वो ब्लैक होती है, ध्यान रखना। सिर तो व्हाइट इसका, ये ना, सिर तो व्हाइट और बॉडी कैसी होती है? ब्लैक। दिस इज O2 सिलेंडर। अरे कौन सा सिलेंडर डियर? दिस इज O2 सिलेंडर। मतलब क्लियर और नोट बेटा? को डाउट है? क्लियर है? सेकेंड वाला ऑक्सीजन सिलेंडर है। अब मेरा क्वेश्चन ये, बाहर में जाए दुनिया, O2 सिलेंडर जो होता है नॉर्मल, उसका प्रेशर कितना होता है? बताइए। O2 सिलेंडर का प्रेशर कितना होता है बेटा? बताइए बताइए। O2 सिलेंडर का प्रेशर बता दो, दिल गदगद हो जाएगा। बताइए O2 सिलेंडर का प्रेशर, दिमाग से कमेंट करो, प्रेशर बता दो O2 सिलेंडर का। नॉर्मली जो O2 सिलेंडर है, ये ऑक्सीफ्लोमीटर लगा हुआ है, इसको आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज खोलते हैं आसपास में। क्लियर है? बताइए। गलत जवाब आ रहा है। यस, राइट आंसर बेटा 2200 LB पर इंच स्क्वायर। प्रेशर जो होता है O2 सिलेंडर का वो 2200 LB पर इंच स्क्वायर होता है बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? 2200 LB पर इंच स्क्वायर होता है किसका बेटा? ऑक्सीजन सिलेंडर का। एंड वेरी 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 इंपोर्टेंट बेटा, यहां पे बताओ, इस ऑक्सीजन का एंटीडोट CO2 होता है, ये तो आपको पता ही है। ऑक्सीजन जलाने में सहायक है। इस O2 सिलेंडर बेटा 90% तो O2 होती है और 10% क्या भरी रहती है? हीलियम। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में किस गैस का मिश्रण मिलाते हैं अपन। ये बेटा नोट सेट के क्वेश्चन है। लास्ट नोट सेट में लगभग एसएन एकेडमी की 7 दिन की क्लासों में 200 से 180 क्वेश्चन डायरेक्ट फंसे थे 7 दिन में मात्र। तो बेटा अब तो मैं आपको पूरा 2-2.5 महीने का क्रैश कोर्स करा रहा हूं। पुराने वीडियो भी मिल रहे हैं, नए वीडियो भी, पूरे साल भर की मेहनत है। फंसा के एक बेटा हिला के रख देंगे नोट सेट को। तो आज ही एसएनए का बेटा क्रैश कोर्स ज्वाइन करें। क्लियर है? और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें बेटा। बताओ गैस कौन सी और होती है ऑक्सीजन सिलेंडर में? तो हीलियम होती है 10%। क्यों? क्योंकि हीलियम बेटा हल्की होती है, तो ये हल्की होती है तो ग्रेविटी के साथ ऊपर उड़ती है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर को खाली कराने में हेल्प करेगी बेटा। अच्छा क्लियर और नोट बेटा? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो सिलेंडर है बेटा वो ग्रे कलर का, वो CO2 का सिलेंडर बेटा। और CO2 का सिलेंडर का भी बेटा कई बार अपन यूज करते हैं, जैसे COPD के मरीज में सेल्फ रेस्पिरेशन को इंड्यूस करने के लिए। ऐसे क्लियर और नोट? ये देखिएगा बेटा, दिस इज फायर एक्सटिंग्विशर। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। दिस इज फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है बेटा ब्लैक हेड का,
जो ब्लैक जो सिलेंडर है बेटा, ये पूरा ब्लैक, गर्दन ब्लैक है, ये आपकी नाइट्रोजन गैस है बेटा। नॉर्मली नाइट्रोजन गैस, कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। आपके एनवायरमेंट में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन गैस होती है 78%। तो इसके बारे में मैं आगे बता रहा हूं। ये जो मेरा देख रहे हो आप बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका वार्मर है बेटा, बॉडी वार्मर। इसके अंदर बेटा वार्मर लगा होता है, पाइप से कनेक्ट होता है, पेशेंट को पोस्ट ऑप पहनाते हैं, ये बॉडी को गर्म रखता है पोस्ट ऑपरेटिव को। क्लियर बच्चों? इसके अलावा ये जो देख रहे हो आपका बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइड एक्स-रे, ये जो देख रहे हो अपन कौन सी है? साइड एक्स-रे। तो इन सब के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले बात करते हैं अपन किसके बारे में बच्चों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपन बात कर रहे हैं फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। क्लियर? अग्निशामक यंत्र, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अग्निशामक यंत्र, और अनिवार्य रूप से लगा होता है बेटा। इस अग्निशामक यंत्र में गैस कौन सी होती है? तो बेटा CO2 गैस होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अरे गैस कौन सी होती है? कंबक्टो CO2 गैस होती है, इस बात को ध्यान रखना। CO2 गैस होती है किसके अंदर? अग्नि फायर यंत्र के बेटा, CO2 गैस होती है बेटा। अग्नि आपका नाशक अग्निशामक यंत्र जो होता है इसके अंदर गैस CO2 होती है, और ये कॉम्बिटिशन गैस है, मतलब खुद नहीं जलती है। हमारी बात में क्लियर बच्चों? गैस को बुझाने में हेल्प करती है बेटा। क्लियर? ऑक्सीजन कॉम्बिटिशन टाइप की, खुद नहीं जलती है, दूसरों को जलाती है, और ये बुलाती है बेटा, CO2 गैस पाई जाती है। हमारी बात में अब किसी जगह पे आपका बेटा आग लग गई, तो आपको बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट फायर वाले केस में रेस फॉर्मूला फॉलो करना है। सबसे पहले पेशेंट को रेस्क्यू करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और रेस्क्यू में भी सबसे पहले कौन बचाए जाएंगे? चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, हैंडीकैप्ड या आईसीयू के मरीज बाहर निकाले जाएंगे। तो अगर फायर लग गई बेटा, थैंक यू सो मच बेटा सुक्रांत जी, ऐसा नहीं तो सिलेक्शन है, श्योर है बेटा। यस डियर, मेरा क्वेश्चन है, अगर आग लग गई है तो सबसे पहले आपको CO2 गैस यूज करनी है आपको बेटा इसमें फायर एक्सटिंग्विशर में। और जैसे आग लग रही है तो इस गैस का जो आपका CO2 का जो पाइप है आपका, इसको बुझाने के लिए अपन का ऊपर रखेंगे नीचे, तो आपको जो पाइपलाइन है उसको फोकस किस करना? बेस पे। अरे फोकस किस पे करना? बेस पे, जहां पे आग लगी है। जैसे आग लग रही है पर्दे में, तो पर्दे के बेस पे फोकस करना, या बेड के नीचे की तरफ आपको फोकस करना, ताकि वहां पे बेस से आग बुझेगी, वरना ऊपर ऊपर आग बुझाओगे तो जहां से सोर्स से आग आ रही है वो नहीं बचेगी बेटा। क्लियर है? तो अपन क्या सोचते हैं कि कहीं आग लग जाती है तो पहले ऑक्सीजन सिलेंडर को बंद करो, विंडो, ऐसा गलत है बेटा। सबसे पहले बेटा आपको रेस्क्यू करना है। रेस्क्यू का मतलब पेशेंट को, आपको पेशेंट को बाहर निकालना, आग लग रही लगने दो, सबसे पहले पेशेंट को बचाओ, और बच्चे हमेशा प्रायोरिटी रहेगी बेटा। क्लियर नोट? दूसरा अलार्म बजाएंगे। क्या बजाएंगे? सेकंड नंबर पे रेस में A फॉर अलार्म करेंगे बेटा पेशेंट को, और हॉस्पिटल में अपन बेटा अलार्म एक्टिवेट कर देंगे, 911 पे रिपोर्ट करेंगे जो भी आपके हॉस्पिटल के नंबर है। गेट माय पॉइंट? C4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंटेन करेंगे। C4 यहां पे कन्फाइन द फायर, कन्फाइन द फायर, C4 कन्फाइन। अब तीसरे नंबर पे आपको ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह है या O2 के चैम्बर है उनको बंद करना है। विंडो को आपने जो विंडो अगर है आपका बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो विंडो वगैरह को क्या करना है? आपको क्लोज करना है, विंडो को क्लोज करना है। इसको क्या बोलते हैं? कन्फाइन या कंटेनमेंट जोन बनाना। और लास्ट में एक्सेंटिस्क्वाइस, एक्सेंटिस्क्वाइस का मतलब अग्निशामक यंत्र से बेटा। और आपको अग्निशामक यंत्र में जो गैस है वो CO2, उसको आपको बेटा बेस पे, आग जहां लग रही है उसके बेस पे फोकस करना है। एक क्वेश्चन बन सकता है बेटा। अगर क्लियर और नोट बेटा? अरे कोई डाउट है तो रेस फॉर्मूला, रेस्क्यू, अलार्म, कंटेनमेंट और एक्सीडेंट। तो सबसे पहले विक्टिम को रेस्क्यू करना, फिर अलार्म एक्टिवेट करना, फिर आपको डुअर वगैरह ऑक्सीजन सिलेंडर के चैम्बर वगैरह को बंद करना है, और लास्ट में बेटा एक्सेंटिस्क्वाइस, फायर एक्सेंटिस्क्वाइस सबसे लास्ट में आता है, पहले नहीं आता है, ध्यान रखना इस बात को। वैसे क्लियर और नोट? छोटी छोटी बातें और ए सिलेक्शन। कोई डाउट है बच्चों? अच्छा मिराज खत्म होगी, कोई बात नहीं बेटा। वैसे क्लियर और नोट बेटा? नेक्स्ट देखिएगा। अब आ जाइए बच्चों, एक और बात करें बेटा, N2 नाइट्रोजन गैस की बात करें बेटा। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस एनवायरमेंट में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा गैस है बेटा। 78% अपन इनहेल करते हैं। इनहेल गैस कितनी है बेटा? सबसे ज्यादा इनहेल गैस कौन सी करते हैं बेटा? नाइट्रोजन। और इसको एक्सेल कितनी करते हैं? तो 74%। इनहेलेशन में 78% इनहेल करते हैं, और एक्सेल कितनी करते हैं? 74%। 4% जो आपकी नाइट्रोजन है बॉडी में अमीनो एसिड और प्रोटीन सिंथेसिस में काम आ जाती है, ध्यान रखना इस बात को। हाइट नाइट्रोजन की। N2 गैस के बारे में बात करें बेटा, कौन सी गैस? N2। इसके गैस के सिलेंडर का कलर कैसा होता है? तो ब्लैक कलर का सिलेंडर होता है इसका। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो यूज है बेटा वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म लाइक एयर एम्बोलिज्म हुआ है तो उसको अपन बेटा ट्रीटमेंट में यूज करते हैं बेटा। इसमें क्या देते हैं बेटा अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म लाइक एयर एम्बोलिज्म हुआ तो उसमें अपन क्या देते हैं? हाइपरबेरिक, हाई प्रेशर से नाइट्रोजन देते हैं। ये नाइट्रोजन क्या करती है बेटा? जो एम्बोलाई बनता है O2 CO2 का, उसको डिजोल्व कर देती है, और एम्बोलाई आपका जो एयर एम्बोलाई वो डिजोल्व हो जाता है। स्पेशली एयर एम्बोलिज्म को ट्रीट करने के लिए आता है बेटा। अब तो किसी को एयर एम्बोलिज्म या पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो सबसे पहले प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग एक्शन क्या बेटा?
अरे बात में तो एरोमेन जो अगर आईवी ड्रिप वगैरह चल रही तो उसको स्टॉप करो और पेशेंट को तुरंत कौन सी पोजीशन दो बेटा, डूरेंट पोजीशन। अरे कौन सी पोजीशन, डूरेंट पोजीशन या लेफ्ट लेटरल हेड लो पोजीशन यूज करनी बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पेशेंट को सबसे पहले तो आईवी चल रहा तो उस फ्लूइड को स्टॉप करना है। इज इट क्लियर नोट बेटा? अरे कोई डाउट है बच्चों? कोई डाउट है तो पोजीशन कौन सी बेटा, डूरेंट पोजीशन या लेफ्ट लेटरल पोजीशन यूज करेंगे। सबसे पहले आईवी लाइन को स्टॉप करना है, सोर्स को जहां से या जिससे अपन आ रहा है बेटा उसको, एयर एम्बोलिज्म को। फिर पेशेंट को डूरेंट या लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी बेटा। क्लियर है? इसका मकसद क्या, टू ट्रैप द एम्बोलाई इन बेटा राइट एट्रियम। अगर पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन दोगे तो ग्रेविटी के साथ जो एम्बोलाई है वो उठा रहेगा और राइट एट्रियम में, कौन सा, राइट एट्रियम में एम्बोलाई आपका ट्रैप हो जाएगा, ताकि आपका बेटा, अब ये बताओ या राइट एट्रियम में एम्बोलाई ट्रैप हो गया तो पल्मोनरी आर्टरी में एम्बोलाई नहीं बनाएगा। क्लियर है? अगर साइन सिम्टम की बात करें बेटा तो साइन सिम्टम जो होते हैं आपके किसका बेटा, आपका एयर एम्बोलिज्म का, तो बेटा सडन जो होता है बेटा, क्लासिकल साइन सिम्टम इज सडन सीवियर चेस्ट पेन। सडन सीवियर चेस्ट पेन इज द क्लासिकल साइन सिम्टम। इसके अलावा पेशेंट को टेकिकार्डिया होगा, परस्पिरेशन हो जाएगा और हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा बेटा। अरे बेटा और डिज्निया देखने को मिलेगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग वगैरह होगी क्योंकि आपका यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में ब्लॉक हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं जा रहा पल्मोनरी आर्टरी की तरफ, तो ऑक्सीजनेशन नहीं होगा बॉडी में। सडन सीवियर चेस्ट पेन, टेकिकार्डिया पर हाइपोटेंशन होगा। हाइपोटेंशन क्यों होगा? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी ब्लॉक होगी तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड आपका लेफ्ट एट्रियम की तरफ माइग्रेट कैसे होगा। क्लियर बच्चों? टेकिकार्डिया वगैरह, हाइपोटेंशन वगैरह होगा, सीवियर डिज्निया देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट में अपन पोजीशन वगैरह यूज करेंगे, साइड को रोल करो और पेशेंट को हाइपरबैरिक ऑक्सीजन दो या एम्बोलेक्टोमी, या फिर कई बार क्या करते हैं एम्बोलेक्टोमी, कैथेटर वगैरह डाल के एम्बोलो को क्या करते हैं, रिमूव करते, कट करते हैं। तो ये हो गई नाइट्रोजन उससे रिलेटेड बातें बेटा। अरे कोई डाउट है बच्चों? क्लियर है डियर? नेक्स्ट बात करते हैं अपन साइडेक्स सॉल्यूशन की। अरे किसकी बात कर रहे हैं बेटा? साइडेक्स की। साइडेक्स जो होता बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2% ग्लूटाल्डिहाइड मिला होता है इसमें। अरे साइडेक्स में क्या आता है कम वक्त हो तो 2% ग्लूटाल्डिहाइड आता है। अरे साइडेक्स में क्या आता है बेटा? 2% ग्लूटाल्डिहाइड आता है बेटा साइडेक्स के अंदर। क्लियर बच्चों? साइडेक्स जो होता है बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हॉस्पिटल में मोस्टली यूजेबल फास्ट स्ट्राइल टेक्निक है। कहते हैं फास्ट स्ट्राइल टेक्निक। इसमें क्या करना बेटा, आपको बेटा आर्टिकल को बेटा क्लीन करना है और फिर ड्राई करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये ड्राई करना लगभग 20 से 30 मिनट के अंदर आर्टिकल क्या हो जाएंगे बेटा, डिसइंफेक्ट हो जाएंगे। और अपन जो साइडेक्स होता है बेटा, साइडेक्स के अंदर 2% ग्लूटाल्डिहाइड होता है। बताओ अब बताओ साइडेक्स बनाने के बाद इसको कितने दिन तक यूज करना है? साइडेक्स का यूज बता दो, कितने दिन तक यूज करते हैं, जल्दी से कमेंट कर दो बेटा। गलत जवाब है कृष्णा सिंह, ये थ्योरेटिकल गलत जवाब है बेटा, ये स्लाइड वालों के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है। बताइए बच्चों। क्लियर बच्चों? इस 2% ग्लूटाल्डिहाइड के अंदर आपके लेरिंजोस्कोप, अरे ब्रोंकोस्कोप, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है कि ब्रोंकोस्कोप है तो ब्रोंकोस्कोप को स्ट्राइल करने के लिए क्या यूज करेंगे, तो 2% ग्लूटाल्डिहाइड या इसी को साइडेक्स बोलते हैं बेटा। अरे बस बेटा साइडेक्स सॉल्यूशन, तो साइडेक्स को कितने दिनों में चेंज करना है? चेंज कितने दिनों में करना है? कहता कुछ बुक 14 दिन कहती है, कुछ 28, मगर एम्स दिल्ली के अकॉर्डिंग, तुमने तो देखा नहीं होगा, मैंने तो एम्स दिल्ली में काम किया बेटा, 28 दिन से चेंज करना है। 14 days इज रॉन्ग आंसर, 14 days इज रॉन्ग आंसर, राइट आंसर इज 28 days अकॉर्डिंग टू एम्स दिल्ली। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, एम्स दिल्ली बहुत सारे क्वेश्चन का बेटा गलत आंसर मानता है, वो सबका पापा है, वो तुम्हारी गाइड, छोटी छोटी गाइड है, एनक्लेक्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। एम्स अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, उसका अपना अलग ही आंसर है। क्लियर है? और एम्स दिल्ली का तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें सब कुछ आता है लेकिन फिर भी क्या होता है, तुम्हें आते हुए भी तुम सेलेक्ट नहीं होते। उसका कारण क्या आप लोगों का सीधा सीधा कारण है कि आपके डाटा सही नहीं है। आप गाइडों से, हर कोई मिराज वाला गाइड डाल देता है, कोई कोचिंग वाला डाल देता है, आप उसको पढ़ लेते हो। एम्स की वैल्यू बहुत सारी अलग है, आप कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन गलत आते हो। एम्स की वैल्यू केवल एम्स का गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसने एम्स के आईसीयू में काम किया वही बता सकता है, जिसने स्टडी करी है, हर किसी के बस की बात नहीं है बेटा। कमलेश सिंह परियार, एसएनए ज्वाइन करने के बाद लग रहा है कि सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अवेजम स्टडिंग, थैंक यू सो मच बेटा इंडिया टू ट्रस्ट ऑन एसएनए। एसएनए हमेशा आपके लिए दिन रात मेहनत करती रहेगी। तो ध्यान रखना साइडेक्स को बेटा 28 दिन से चेंज करना, ध्यान रखना। ये 14 दिन वाले, ये सब स्लाइड वाले और नॉन गवर्नमेंट वालों के काम है अकॉर्डिंग टू एम्स दिल्ली, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने काम किया, तुमने काम नहीं किया। वहां 28 दिन से चेंज करते हैं, तो हमने बहुत रोज चेंज करवाए हैं। इज इट क्लियर नॉट बेटा? 14 days इज अ प्योर रॉन्ग आंसर बेटा। इज इट क्लियर नॉट? इज द राइट आंसर गोस टू 28 days। और आपका लेरिंजोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप वगैरह को स्टाइल किससे करते हैं, तो साइडेक्स से। क्लियर है?
एम्स की बेटा वैल्यू अलग है और एम्स की वैल्यू केवल एम्स के स्टाफ ही बता सकते हैं, स्लाइड वालों के बस की बात नहीं है, नॉन गवर्नमेंट वालों के बस की बात नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट वालों के बस की बात नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? इसीलिए तो तुम्हें सब कुछ आता ना, तो भी आते हुए भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है, बिकॉज एम्स अपने आप में एक स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, वो गाइडो की वैल्यू नहीं मानता है, ना एनक्लेक्स की वैल्यू मानता है, उसकी अपनी वैल्यू है, और आपकी वैल्यू और कुछ प्रायोरिटी उसकी अलग है, क्योंकि वो रिसर्च सेंटर है इंडिया का, कैट माय पॉइंट, तो उसकी वैल्यू अलग है, इसलिए उसके आंसर भी कुछ अलग होते हैं, और आंसर की तुम्हारे पास आती नहीं तो तुम्हें क्या पता है। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? इसके अलावा बेटा मेडिकल गैस पाइपलाइन, बेटा देखिएगा गैस पाइपलाइन कैसी होती है बेटा, तो ऑक्सीजन की जो होती है ना बेटा, आपका बेटा वो व्हाइट कलर की आती है पाइपलाइन, अरे बस सॉरी आपकी ग्रीन कलर की, वैक्यूम वगैरह जो होते हैं आपके अरे बस में, अरे पाइपलाइन जो होती है वैक्यूम आपकी व्हाइट कलर की, मेडिकल एयर जो होती है बेटा येलो कलर की, नाइट्रस ऑक्साइड ब्लू कलर की आती है, नाइट्रोजन आपकी ब्लैक कलर की आती है, इंस्ट्रूमेंट जो एयर आती है बेटा रेड कलर की आती है बेटा, आपकी जो वेग है बेटा नॉर्मली ये आपका बेटा बैंगनी कलर की आती है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ग्रे कलर की आती है, तो अलग अलग होती है बेटा पाइपलाइनिंग की कोडिंग। तो पाइपलाइनिंग कोडिंग को और रिव्यू करेंगे बेटा। वाटर की जो पाइप होती है बेटा ग्रीन कलर की होती है बेटा, हमारे पास में ये अलग अलग बेसिक आइडेंटिफिकेशन, भारत में अलग है, अमेरिका में अलग है। एयर वाली लाइट ब्लू आती है बेटा आपका, ये वेस्ट एफ्लुएंट वाली ब्लैक कलर की आती है, इलेक्ट्रिकल सर्विस वेंटिलेटर डक्ट ऑरेंज कलर की आती है, हमारे पास में फायर का रेड कलर सेफ्टी है, वाटर फ्रॉम पब्लिक सप्लाई तो ऑक्सिलरी ब्लू होता है, वाटर फ्रॉम एनी अदर सोर्स तो फ्लिंट ग्रे होता है, तो अलग अलग ये बेटा अमेरिका की कोडिंग है, भारत की नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा सर्जिकल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए ऑपरेटिंग रूम का, तो बेटा दो नर्स होती है, एक तो स्क्रब नर्स, क्लियर बेटा, या इसी को क्या बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किंग ऑफ स्टेराइल फील्ड या बॉस ऑफ स्टेराइल फील्ड, इसी को क्या बोलते हैं स्टेराइल फील्ड की बॉस बोलते हैं किसको, स्क्रब नर्स को। स्क्रब नर्स वो नर्स होती है जिसने स्क्रबिंग कर ली है, मेडिकल और सॉरी सर्जिकल हैंड वॉशिंग कर ली है बेटा आपने, और हालांकि हैंड वॉशिंग में आपको अलग से पढ़ाऊंगा, मेडिकल और सर्जिकल हैंड वॉशिंग दोनों डिटेल में पढ़ाऊंगा। स्क्रब नर्स क्या होती है बेटा, बॉस ऑफ द स्टेराइल फील्ड होती है, क्लियर है। ये स्क्रब नर्स है, उसने अपना स्क्रबिंग कर ली है सर्जिकली टेक्निक से, गाउन ग्लव्स गूगल और सर्जिकली पूरा आपका प्रिकॉशन ले लिया है, वो केवल फिजिशियन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी और वो स्टेराइल फील्ड को कंट्रोल करती है, क्लियर। जहां पेशेंट का ओटी रूम है और यहाँ पे आर्टिकल वगैरह वो देना है ना, काम इसका गोज पीस देना, यानी सर्जरी में असिस्ट करती है, ये कौन सी नर्स होती है बेटा, स्क्रब नर्स, क्लियर बच्चों। थैंक यू बेटा सुधीरा सिंह, ऐसे ने ज्वाइन करने के बाद, यस बेटा जयपुर की ब्रांच बेटा नॉर्थ सेट के बाद शुरू करेंगे तुरंत ही, क्लियर बच्चों। गुजरात, जयपुर, दिल्ली, गुड़गांव सब जगह शुरू करेंगे बेटा नॉर्थ सेट के बाद, क्लियर बच्चों। थैंक यू बेटा सुधीर सिंह, वेरी बेस्ट टीचर, थैंक यू सो मच। तो जो स्क्रब नर्स है वो क्या होती है बेटा, बॉस ऑफ स्टेराइल फील्ड होती है बेटा, क्लियर है, और ये इसका डायरेक्ट फिजी आपके सर्जन के साथ रोल होता है, ये आपका स्टेराइल अटेंडेंट। दूसरी कौन सी होती है बेटा, सर्कुलेटरी नर्स, सर्कुलेटरी नर्स, सर्कुलेटरी नर्स बेटा नॉन स्टेराइल एरिया में काम करती है बेटा, इसका काम क्या, स्टेराइल सप्लाई करना, किसको, स्क्रब नर्स को, एरिया को स्टेराइल बनाए रखना, स्क्रब नर्स, यानी जो सामान लाती है सर्कुलेटरी नर्स, जो आसपास में वैसे एनएस चाहिए तो एनएस लाके देंगी, आपको सूचर वगैरह लेंगे देंगे, सारा अपन सब एडवांस में रेडी रखेंगे, लेकिन फिर भी किसी कमी हो जाए सामान की तो वो सप्लाई कौन करेगी, सर्कुलेटरी नर्स करेगी बेटा। आ रहा कोई डाउट है बच्चों? तो छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, तो दो नर्सिंग ऑफिसर होते हैं आपके, दो, एक तो सर्कुलेटरी नर्स और एक स्क्रब नर्स। स्क्रब नर्स को बॉस ऑफ स्टेराइल फील्ड भी बोलते हैं बेटा, क्लियर है। आप बताइए बेटा, अब सर्जरी एरिया में देखा, एक तो अनरिस्ट्रिक्टेड जोन होता है जिसमें क्लॉथ वगैरह आप पहनते हैं बेटा, सेमी रेस्ट्रिक्टेड जोन वेयर एटार कंसिस्ट ऑफ स्क्रब क्लॉथ एंड कैप्स वगैरह यूज की जाती है, और रेस्ट्रिक्टेड जोन जहां पे आप बेटा आपका क्लोथ शूज वगैरह मास्क वगैरह आप वन करते हो, स्क्रब वगैरह होते बेटा, तो ये आपके जोन होते बेटा, क्लियर है। इसके अलावा ओटी रूम का टेम्परेचर बताओ बेटा, ओटी रूम का टेम्परेचर दिमाग से कमेंट कर दो बेटा, क्लियर बच्चों। 20 से 24 देर का बेटा यहाँ पे, और ह्यूमिडिटी उसकी 30% से 60% के बीच होनी चाहिए, और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होना चाहिए बेटा वहां पे बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो ओटी रूम का प्रेशर है बेटा यहाँ पे 20 से 24 लिखा है, ये भी सही है, लेकिन बेस्ट जो आंसर है बेटा वो रहता बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट 66 से 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सही हो गया ना, 66 से 68 डिग्री का मतलब लगभग 18 से 20 डिग्री के आसपास, या 16 से 20 डिग्री, 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर रहता है ओटी का बेटा। ओटी का टेम्परेचर 18 से 20 यानी 66 से 68। लेबर रूम का टेम्परेचर होता है 24 डिग्री बेटा। आईसीयू का भी होता बेटा आपका 22 से 24 डिग्री के आसपास, कहने में पॉइंट। और नॉर्मल जो फोटोथेरेपी रूम है उसका टेम्परेचर होता है बेटा 28 से 30 डिग्री से, फोटोथेरेपी रूम का 28 से 30, आपका लेबर रूम का 24 डिग्री, आईसीयू का 22 से 24 डिग्री। और पास में ओटी रूम का टेम्परेचर सबसे कम होता है 66 से 68 डिग्री फ़ारेनहाइट या 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। नजर क्लियर नोट बेटा,
अरे कोई डाउट है तो अलग अलग आपका होता बेटा। इज इट क्लियर नोट? आ रही बात में बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा। अब बाकी की बची आपका पीपी वगैरह, शूचर वगैरह, आपका स्क्रबिंग क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज करते हैं, स्क्रीन कैसे प्रिपेयर करते हैं, स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, रूट ऑफ एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक एजेंट वगैरह, आरिवास में नियोस्टेगमाइन, ये ब्लेड वगैरह, ये सारे बेटा प्री ऑफ नर्सिंग है। आपके रिट्रैक्टर वगैरह सारे क्वेश्चन आ चुके बेटा। शूचर वगैरह, सूते वगैरह कौन कौन से यूज लेंगे बेटा, कैटगट पेटगट कैसे हैंडल करते हैं, 100% क्वेश्चन आता है। ड्रेन वगैरह ये सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब के लिए आपसे बेटा विदाई, नमस्कार सभी को। और इसी तरह की लाइव क्लासे, मल्टीपल ज्ञानवर्धक 100% सिलेक्शन देने वाली क्लासे अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आज ही बेटा एसएनए ज्वाइन करें। एसएनए एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको बेटा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, जो इसका क्वेश्चन डायरेक्ट टाइम्स में आता है। ऐसा नहीं कि सीएचओ की तैयारी करा रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ा दिए आप खुश हो गए। अगर नोटशीट में लगना तो नोटशीट की फैकल्टी से पढ़िएगा बेटा। कोर्स की रिड्यूस कर दी है रेटिंग बेटा। दीपावली, भगवान श्री राम के आपका अयोध्या आगमन की जो खुशी है, दीपावली का जो अवसर है बेटा, इस दीपों की आवली पे दीपावली बेटा ऑनलाइन क्रैश कोर्स की जो फीस पिछले समय 3,999 थी, उसमें भारी डिस्काउंट दिया केवल 31/10/2021 से 6/11/2021 तक बेटा। इसकी फीस बेटा 2,499 से घटा के 3,999 से 2,499 कर दिया है। लाइव क्लास है बेटा, इसमें पुराने वीडियो भी मिल जाएंगे। अभी भी 20 दिन का समय आप डबल स्पीड से देख सकते हो, और केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो 1,499 रुपए। और अगर आप बेटा क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज और रेगुलर सारे चाहिए तो मात्र 7,999 में, अलग अलग फीस नहीं देनी है। कांटेक्ट करें 8368066008 पे, या हमारी वेबसाइट www.shivangi-nursingacademy.com पे विजिट करें और मेहनत करें। 1-2 रुपए का लालच में अपना 1-2 नंबर से लेकर अपने करोड़ों की भविष्य का नुकसान नहीं करें, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है कंपटीशन बढ़ रहा है। अभी 20 दिन का समय है, आराम से रिलैक्स होकर पढ़े। जो चीजें आ रही है एक बार कवर कर ले, लास्ट के 4-5 दिन को रिवाइज करें, जो आ रहा है उसको फुल कॉन्फिडेंस से करके आए। भगवान आपके और आपके सपने को सच करे, मैं ईश्वर से कामना करता हूं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।